डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कॉल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 1 अनामिका करेगी सरसरीज। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। मेहता परिवार में डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते ही मदन मेहता ने अनामिका की प्लेट में खाना रखते हुए कहा, शायद ये हमारा आखिरी दिन होगा एक साथ। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स तुम्हें इतनी जल्दी अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। उसकी आवाज में रिग्रेट साफ झलक रहा था। तब अचानक उसे अपने 3 महीने पहले वाला एक्सीडेंट याद आया। उसे अर्जेंटली ब्लड की जरूरत थी और जब अनामिका का खून लेने के बारे में सोचा गया तब डॉक्टर उसको ये पता चला कि उन दोनों को कोई खून का रिश्ता है ही नहीं। इस न्यूज़ ने पूरी फैमिली को शॉक कर दिया। उस एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद मदन मेहता ने अपनी असली बेटी जीविका मेहता को काफ़ी इफेक्ट लगाकर खुद ढूंढा और अनामिका जो उनकी बेटी है ही नहीं, इसलिए यह बात उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट कर दी ताकि उसके बर्थ पेरेंट्स को खोजा जा सके। कल किसी ने उन्हें कॉल करके बताया कि वह अनामिका की असली मदर है और आज उसे वापस लेकर जाएगी। मैंने शेफ से कहकर तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेज बनाई है, मदन ने कहा। फिर और बोला, खाना खाओ, आज तुम अपने असली बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास जा रही हो। किसे पता कि उनकी सिचुएशन कैसी होगी। कल के काल से मदन को पता चला कि अनामिका के असली पेरेंट्स अभी कोई काम नहीं करते हैं और एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां के लोगों को अच्छा नहीं माना जाता और जहां देश के सबसे गरीब लोग रहते हैं। अगर वह वहां गई तो उसे इतना डिलीशियस खाना कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अनामिका बिना किसी इमोशंस के वहां बैठी हुई थी। उसकी आंखें क्लियर थी और वह सबकी इमोशन समझ रही थी। उसने अपना चम्मच नीचे रखते हुए कहा, मेरा हो गया। इतना कहकर वो खड़ी हुई और वहां से चली गई, जैसे उसे इस घर से कोई अटैचमेंट हो ही ना। मदन की वाइफ मीना जो वहां बैठी हुई थी, वह उसकी बातें सुनते ही कंप्लेंट करने लगी, उससे बिगड़ना बंद करो, उसने तो तुम्हारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी नहीं किया। एक बार वह अपने रियल पेरेंट्स के पास चले जाए तब उसे पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है और हम उसे यहाँ कितने अच्छे से रखते थे। मोम, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि मेरी बहन भी वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए उसे बहुत बुरा लग रहा है। इस बार जीविका बोली, जो 1 महीने पहले मेहता परिवार में वापस आई थी। कल उसने अपने पेरेंट्स की पूरी बात सुनी और तब जाकर उसे पता चला कि अनामिका के बायोलॉजिकल पेरेंट्स बहुत गरीब है। उनके पास कोई जॉब नहीं है। उनके घर पर 5 बेटे हैं जिनके अभी तक शादी नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसकी एक बूढ़ी दादी भी है जो बीमार है और उन्हें देखरेख की जरूरत है। वह लोग काफी बुरी हालत में हैं। वह काफी लकी फील कर रही थी कि वह एक अमीर परिवार में लौटी है और उसने खड़े होते हुए कहा, मैं जाकर उन्हें देखती हूँ। डाइनिंग टेबल में मदन ने मीना की तरफ देखा और कहा, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अनामिका भी हमारी ही बेटी है। मीना ने मुंह बनाकर कहा, जब भी मैं सोचती हूँ कि यह लड़की जिसका हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है, उसे हम लोग इतने सालों तक अपने बेटी की तरह प्यार करते आए और उसका ध्यान रखा है, जबकि हमारा अपना खून, हमारी प्यारी जीविका यूं ही बाहर की दुनिया में भटकती रही, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अनामिका लिविंग रूम में पहुंची का उससे पर रखा हुआ उसने अपना बैकपैक उठाया और घर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तभी जीविका ने उसके पीछे आते हुए कहा, अनामिका, समर्थ के साथ मेरी सगाई नवंबर में ही है, तुम आओगी ना? उसकी आंखें बहुत क्लियर थी मगर उसकी आवाज में एक अलग ही एरोगेंस और प्राइड नजर आ रहा था। सबको पता था कि मेहता परिवार और मल्होत्रा परिवार की बच्चों की शादी है। अगर मदन ने अपनी असली बेटी जीविका को नहीं ढूंढा होता तो अनामिका की सगाई समर्थ से हो रही होती। समर्थ बहुत अच्छा है, वह हमेशा मुझसे अच्छे से बिहेव करता है, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढा नहीं होता तो तुम्हारी ही सगाई उसे होती ना बहन, इसके लिए तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? अनामिका ने कोल्डली हंसकर कहा, थैंक्स टू यू, यूजलेस इंसान को वह मिल गया जिसे वह बिलोंग करता है। उद्धरण चिन्ह।
एक्सक्यूज मी, क्या? मैं वैसे ही प्लान कर चुकी थी कि मैं उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दूंगी, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे छोटे ही कोई आ जाएगा उसे कचरे को उठाने के लिए। अनामिका बोली। तुम्हें तो मैं। जीविका अपना गुस्से से कंट्रोल खोने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने किसी को उसे तरफ आते हुए देखा वह एक डरे हुए मासूम खरगोश की तरह बन गई और लाल आंखों से अनामिका को देखने लगी। ठीक उसी वक्त मीना लिविंग रूम में आए और यह सीन देखते ही उसने गुस्से में चलते हुए कहा, अनामिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन से कर बात करने की? क्या तुम्हारे दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग खराब हो गया है, अनामिका ने हंसते हुए कहा। मुझे तो लगा था कि जिसका दिमाग खराब हुआ है वह आप है, और न सिर्फ आपका दिमाग खराब है बल्कि आप आंधी भी हैं। आपको शायद हॉस्पिटल जाकर अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। अनामिका ने अपनी मन ही मन सोचा, दो फेस वाली लड़की के साथ 1 महीने से रह रही है और फिर भी उसके असली रंग नहीं दिखाई दिए। सच में उसकी आंखें खराब हो गई है। तुम? मीना गुस्से में कांप रही थी। अनामिका, मैं अपना फेवरेट नेकलेस जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया था वह तुम्हें देना चाहती थी। आफ्टर ऑल हम बहनें हैं, अब जब हम अलग हो रहे हैं तो किसे पता कि हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे या फिर नहीं। जीविका ने पुरानी बातें भूलने का नाटक किया और आगे दौड़कर अनामिका को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसका हाथ अनामिका के बैकपैक पर लग गया और अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक रूबी नेकलेस अनामिका के बैकपैक से गिरा। सबने क्या देखा, किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। जीविका ने अपना मुंह कवर करके हैरान होने का नाटक करते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो रूबी नेकलेस मैं अपनी बहन को देना चाहती थी वह ऑलरेडी तुम्हारे बैग में क्या कर रहा है? ये देखकर अनामिका का चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उससे यह नाटक करने के साथ साथ उसे एक चोर होने का दाग भी लगाना चाहती है। जीवी का नेकलेस तुम्हारे पैक में कहाँ से आया? मीना को एक पल के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और अगले ही सेकंड उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदन आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से जाने वाली है। लेकिन उसने जीवी का नेकलेस चुरा लिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि इतने सालों तक हमने जिस बेटी को बड़ा किया वह एक चोर है। मदन दौड़ते हुए वहां आया और उसने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, जीविका ने जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट करने का नाटक करते हुए कहा। वैसे भी मैं ये नेकलेस अपनी बहन को ही देने वाली थी। क्या फर्क पड़ता है मैंने पर्सनली से दिया फिर या फिर उसने अपने आप ले लिया? एक ही बात है। एक ही बात कैसी हुई? उसने तुम्हारा नेकलेस तुम्हारी परमिशन के बिना ले लिया, इस चोरी कहते हैं। मीना बहुत गुस्से में थी। अनामिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आसपास की नौकरानियां भी बोलने लगी, मिस आप बहुत बड़े दिल की है। ये नेकलेस लाखों का है और उसे स्पेशली आपके लिए डिजाइन करवाया है आपके पेरेंट्स ने। एक पर्सनल डिजाइनर से यह पूरी दुनिया में एक ही है। यहाँ तक कि इस पर आपका नाम भी लिखा हुआ है और ये तो आपका फेवरेट है। उसने तो लगभग चुरा ही लिया था, आप तो उसे ब्लेम भी नहीं कर रही हो। अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर जीविका अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। यही तो वह चाहती थी, लेकिन उसने समझदार होने का नाटक करते हुए एक्सप्लेन किया, उसे वह नेकलेस मुझसे ज्यादा चाहिए। कोट। आसपास के लोग फिर से उसकी तारीफ करने लगे और उसकी और अनामिका को कंपेयर करने लगे। उन्हें सबको यही लग रहा था कि जीविका हर मामले में अनामिका से बेहतर है। बस अनामिका के चेहरे को छोड़कर, बस अनामिका से थोड़ी ज्यादा लंबी और सुंदर है, वरना वह जीविका को नहीं हरा सकता। मीना ने जीविका के हाथ से वह नेकलेस लिया और बोली, तुम बहुत भोली हो मेरी बच्ची। जैसे ही वह अपनी फैमिली के पास वापस जाएगी बोलो बहुत गरीब है, वह सब कुछ उसके पैसे ले लेंगे। अगर तुम ऐसे 10 नेकलेस उसे दोगी तो वह फिर भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। इतना कहकर मीना ने घूरकर अनामिका को देखा और बोली, हमने तुम्हें बड़ा करने में अपना बेस्ट दिया है। ये नेकलेस जीवी के लिए गिफ्ट है, इसे छीनने के बारे में सोचना भी नहीं। मैं पुलिस को बुलाऊं उससे पहले ही निकल जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। मॉम, जीविका ने बीच कुदत हुए कहा, अनामिका के पेरेंट्स के पास जॉब नहीं है और उसके 5 भाई हैं जिनके अभी तक शादी नहीं हुई और एक बूढ़ी दादी माँ जिनका ध्यान रखना है। इस नेकलेस को बेचकर उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। उसकी दरिया दिल्ली देखकर सारी नौकरानियां इमोशनल हो गई। वह किस तरह की अच्छी और काइट हेडेड लड़की है। मॉम, जब आपने ये नेकलेस मुझे दे दिया है तो मुझे पूरा हक है ये डिसाइड करने का कि मुझे इसके साथ क्या करना है। जीविका ने मीना के हाथ से नेकलेस लिया और अनामिका के सामने रखा जैसे वह कोई खजाना हो। अनामिका, इसे ले लो, मैं तुम्हें चोरी करने के लिए ब्लेम नहीं करूंगी, वैसे भी ये तुम्हारा ही था। अनामिका ने अपनी नजर उठाकर सामने खड़ी 2 चेहरे वाली लड़की को देखा। वह काफी ध्यान से जीविका को देख रही थी, जो काफी बेवकूफ थी। इस तरह की छोटी मोटी और की हरकतें करके उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या उसे फंसाने के लिए उसके पास कोई और बेहतर और स्मार्ट आइडिया नहीं था?
बहन, मैं मॉम को पकड़ते रखती हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। अनामिका हल्के से मुस्कुराए, उसकी वह गहरी आंखें सब कुछ देख रही थी। जीविका को हमेशा अनामिका की इस डेविल स्माइल से डर लगता था। अनामिका का एटीट्यूड स्टेटस ऐसे जैसे वह सब कुछ कंट्रोल कर सकती है, और उसके एटीट्यूड की वजह से ही काफी लोग अनामिका से डर जाते थे और थोड़े गिल्टी भी। अनामिका अपने वह नेकलेस लिया और हल्की से मुस्कुराए। इतना चिप रूबी नेकलेस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किस तरह की सस्ती दुकान से लिया गया है, ये सिर्फ कुछ लाख रुपए उसकी नजरों में वह वर्थलेस था। जैसे ही सबको लगा कि अनामिका वह नेकलेस ले लेगी, अगले सेकंड अनामिका ने बगल में पड़े हुए कचरे के डब्बे में डायरेक्ट उस नेकलेस को फेंक दिया। उसका एक्शन इतने फास्ट थे और स्विफ्ट थे कि उसने एक भी सेकंड वेस्ट नहीं किया। सब लोग हैरान हो गए। थोड़ी देर शॉक रहने के बाद मीना चिल्लाए, अनामिका तुम कर क्या रही हो? ये तुम्हारी बहन का सबसे महंगा नेकलेस था, उसने तुम्हें दिया और तुमने इसी तरह फेंक दिया। क्या जीविका ने मुझे नेकलेस दिया तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ? यही तो आपकी प्यारी मासूम बेटी ने अभी कहा। अनामिका ने एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल के साथ कहा, आप लोगों ने इतने साल में कुछ भी किया है वह अपने साथ में नहीं लेकर जा रही हूँ। वह अपने साथ इस तरह के सस्ता नेकलेस क्यों लेकर जाना चाहिए? जो भी मैंने कपड़े पहने हैं और जो भी मेरे बैकपैक में सामान है वह मैंने खुद खरीद है। अनामिका की बातें सुनकर इग्नोर करेंगे मजाक में उड़ते हुए कहा, तुमने कहा कि यह सामान तुमने खुद खरीदा है? कितनी हंसी वाली बात है, तुम्हारे पैसे वही है ना जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी के तौर पर देते थे। क्या मुझे एक नौकरानी को बताना होगा कि मैं पैसे कहाँ से कमाती थी? तुम नौकरानी हो जिसे इस परिवार ने हायर किया है तो अपना काम करो। वह नौकरानी बहुत गुस्से में थी मगर कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है फिर, मदन ने गहरी सांस छोड़ी और सिचुएशन को शांत करते हुए कहा, अनामिका टाइम हो गया है, चलो मैं तुम्हें बाहर छोड़ देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहता। अनामिका ने इस बार उसे मिस्टर मेहता कहा। ऑब्वियसली वह मेहता परिवार से दूरी बनाना चाहती थी। सर, क्या हमने इसके जाने से पहले इसका बैग नहीं चेक करना चाहिए? हो सकता है ये कुछ महंगी चीज चुरा कर ले जा रही हो। वह बकबक करने वाले नौकरानी अभी भी चुप नहीं बैठी और उसने मदन से कहा, छोड़ दो। मदन ने कहा, आफ्टर ऑल वह काफी अमीर था और अगर अनामिका कुछ महंगा उठाकर भी ले जाती है तो वह ये बात सबके सामने नहीं लाना चाहता था, और बैग चेक करना इतना नीचा काम कि वह ये बात नहीं करना चाहता था। अनामिका जब फ्रंट डोर के पास पहुंची अपने बैकपैक के साथ, उसे सामने एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस खड़ी दिखाई दी। यह मामूली रोल्स रॉयस से थोड़ी अलग थी, ना सिर्फ उसे पर डेंट थे बल्कि उसकी विंडशील्ड की हल्की टूटी हुई थी। ड्राइवर उस गाड़ी से थोड़ा अकवर्डली बाहर आया। उसका ग्लास भी हल्का टूटा हुआ था। जैसे ही उसने अनामिका को दरवाजे के सामने देखा वह एक पल के लिए जम गया। उनके सामने खड़ी लड़की की सुंदर आईब्रो, ब्राइट आंखें, लंबी नाक एक चलती फिरती परी थी, बिल्कुल उनकी मैडम की तरह जो यंग एज में ऐसे ही देखती थी, लेकिन ये लड़की उनकी मैडम से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव थी। मिस, आई एम सॉरी, उस ड्राइवर ने जल्दी से अनामिका के पास पहुंचकर माफी मांगते हुए कहा, जब मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ट्रक से हो गया और टाइम पर डोज न करने की वजह से यह गाड़ी की हालत हो गई है। मुझे डर था कि आपको ज्यादा देर वेट करना है पर आप नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं घर जाकर गाड़ी बदल कर नहीं आया, मगर मैंने चेक किया है गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बस उसके ऊपर से ही बुरी दिख रही है। उस ड्राइवर की बातों से काफी कुछ रिवील हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स अफवाह के अनुसार गरीब ना हो? वह लोग एक कार अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वह गलती नहीं कर रही है तो ये कार एक कस्टमेड रोल्स रॉयस है जो दुनिया में अपनी तरह की एक ही है और उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। अनामिका ने मुस्कुरा कर पूछा, आपने मुझे मिस कहा? आप फैमिली की इकलौती बेटी है, आपकी 5 बड़े भाई हैं। ड्राइवर ने इतना कहा फिर जल्दी से आगे बोले, आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मैं महेश हूँ, आपकी फैमिली का ड्राइवर। तो उसकी फैमिली ने उसे लेने के लिए एक ड्राइवर को भी भेजा है। इसका मतलब है जितना मेहता परिवार न उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में बोला उसके पेरेंट्स होते हैं, भिखारी नहीं है। मिस, आपका लगेज कहाँ है? जब महेश ने अनामिका कंधे पर सिर्फ एक बैकपैक देखा तो उसने पूछा, क्या वह अंदर है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अनाहिता ने कहा। नहीं है, मेरे पास इतना ही सामान है। महेश ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, फिर तो आप गाड़ी के अंदर जाकर मेरा इंतजार कीजिए, मैं वह सारे गिफ्ट जो आपकी मोम ने आपके पुराने पेरेंट्स को देने के लिए कहा था वह दे देता हूँ और आपका इतने सालों तक ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कह देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। इतना कहकर महेश ने जल्दी से जाकर गाड़ी का दरवाजा खोला अनामिका के बैठने के लिए, लेकिन अगले ही सेकंड गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह से बाहर आ गया। उसे ट्रक में बहुत बुरी तरह से गाड़ी को इफेक्ट किया था। मेहता परिवार जो अभी अभी बाहर आया था
उसने पूरा सीन दिखा। जीविका सामने का सीन देखकर बहुत खुश हो गई और अपने आप से मन में सोचा, ये किस तरह का कचरा का ढेर है? क्या है वह दरवाजा किसी पेपर वगैरह का बना है? किस तरह का ड्राइवर है वह जो इस तरह के कचरे को ढेर कर चला रहा है? क्या अनामिका की असली फैमिली सच में इतनी गरीब है? मीना ने जब ड्राइवर को अनामिका को लेने के लिए आए हुए देखा तो उसे लगा कि क्या उसके पेरेंट्स में इतनी भी डिग्निटी नहीं है कि पहली बार अपनी बेटी को लेने के लिए खुद आए। लेकिन एक सेकंड, क्या उसके पेरेंट्स गरीब नहीं है? शायद उनके पास कोई गाड़ी भी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने किसी दोस्त को टूटी हुई कार में भेजो ताकि उन्हें उनकी बेइज्जती ना हो। वही मदन ने भी उसे ड्राइवर को देखा जिसने सूट पहना हुआ था, मगर उसका सूट पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसके लुक्स को देखकर वह उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। वह अनामिका का भाई नहीं हो सकता। क्या वह अनामिका का फादर है? शायद उसने किसी भंगार वाले से यह चलती फिरती गाड़ी ले ली ताकि शो ऑफ कर सके उसके पास भी गाड़ी है। लेकिन ये सच है कि वह बिल्कुल काम का नहीं है और न ही उसे इतनी अमीर फैमिली के सामने ये नाटक करने की जरूरत है। भले ही गाड़ी के सामने रोल्स रॉयस का लोगो था, मगर मदन ने कभी भी अपनी जिंदगी में रोल्स रॉयस का यह मॉडल नहीं देखा था, इसलिए उसे लगा कि वह लोगो फेक होगा। चैप्टर 2 क्रिटिकल पेशेंट। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका 18 सालों से मेहता परिवार में रह रही है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वह मेहता परिवार की बेटी नहीं है और उसके असली माँ बाप के घर से एक ड्राइवर उसे लेने के लिए आता है। अब आगे, गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद चेक करने में महेश के कपड़े गंदे हो गए थे। जैसे ही उसने मेहता परिवार के लोगों को मेंशन से बाहर आते हुए देखा, उसने गाड़ी की डिक्की से गिफ्ट बॉक्स निकले जो उसके सर में मेहता परिवार को देने के लिए कहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उसे एक्सीडेंट की वजह से कुछ गिफ्ट बॉक्स पर चपटे हो गए थे जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। शायद आप मिस्टर मेहता है? ड्राइवर ने मदन के पास जाकर उन बॉक्स को पॉलिटली देते हुए कहा, ये बस छोटे से गिफ्ट है यंग लेडी के पेरेंट्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि प्लीज आप इसे रख लीजिए। आप लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, मदन ने हिचकिचाते हुए मनाकर कहा। अनामिका हमारी बेटी है, हमें आपके गिफ्ट नहीं चाहिए, बस उसे उसके घर ले जाए, उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही होगी। मीना ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा और महेश को बिना एक नज़र देखे अंदर जाने लगी। उसने अपने मन ही मन उसने सोचा, इस तरह के पिचके हुए गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर अच्छा कुछ कैसे हो सकता है? हमें उसके जैसे कचरे के ढेर की जरूरत नहीं है। जीविका ने अपनी सार्कास्टिक स्माइल को किसी तरह कंट्रोल किया और मीना के पीछे पीछे चली गई। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अनामिका के बायोलॉजिकल पेरेंट्स इतने गरीब होंगे, मगर वह बहुत खुश थी। मेहता परिवार के नौकर भी कभी अरविंद और गरीब नजरों से हुए ड्राइवर महेश और उनकी गिफ्ट को देख रहे थे। सिर्फ मदन ही वहां पर खड़ा था और उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, सेफ जर्नी, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता, आप प्लीज इन्हें अपने मालिक को वापस दे दीजिएगा। महेश समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसके बॉस ने पक्का कहा था कि वह मेक श्योर करे कि मेहता परिवार यह गिफ्ट ले लेकिन मदन की बातों का मतलब था कि अनामिका और मेहता परिवार का हिस्सा नहीं है और वह एक बार अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास चली जाए तो उसका मेहता परिवार से कोई लेना देना नहीं होगा। मिस्टर मेहता प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए इन गिफ्ट को। मिस्टर मेहता, ड्राइवर महेश उनसे कहना चाहते थे कि इन बॉक्स के अंदर कई लग्जरियस विला के पेपर, मोल के पेपर और 2-3 बैक कार्ड से जिसमें करोड़ों रुपए है और कुछ ऐसी मेडिसिन भी जिन्हें कहीं से नहीं खरीदा सब आ सकता है। लेकिन वह बस मदन को अंदर जाता हुआ देखता रहे तो वह कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ चुप हो गए। लगता है कोई भी सचमुच मिस कपूर को पसंद नहीं करता, महेश ने मन ही मन सोचा। अनामिका ने कैजुअली उसे गाड़ी के दरवाजे को वापस अपनी जगह पर लगा दिया और बोली, चलिए चलते हैं। उसे गाड़ी में बैठे हुए देखकर महेश हैरान हो गया। क्या मिस कपूर ने सचमुच खुद गाड़ी का दरवाजा फिक्स कर दिया? लेकिन वह ऐसे कैसे कर सकती है? गाड़ी के अंदर बैठी हुई अनामिका कैजुअली खिड़की के बाहर देख रही थी और बाहर के नजरों का मजा ले रही थी। महेश अंकल रेयर व्यू मिरर से कभी कभी उसे देख ले रहे थे और जितना वह उसकी तरफ देखते उतना उन्हें अपनी मैडम की याद आती, क्योंकि उसकी मैडम भी बिल्कुल इसी तरह दिखती थी। क्या हम गाँव में नहीं जा रहे हैं? मिशिका ने अचानक ड्राइवर की तरफ देखते पूछा, जिससे ड्राइवर अपने होश में वापस आया। उसने कहा, वह तो सर का होम टाउन है, लेकिन उनका घर तो साउथ मुंबई में है। मदन इतने सालों से मेहनत करता आया था और इतना पैसा कमाने के बाद भी वह अभी तक इस काबिल नहीं हो पाया कि वह साउथ मुंबई में अपने लिए एक घर ले पाए। अगर देश के अमीर लोगों से मदन की कंपैरिजन की जाए तो वह उनके आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन गरीब लोगों से कंपैरिजन करने में वह काफी अमीर था। उसकी पर्सनल वेल्थ और प्रॉपर्टीज की कीमत कुल मिलाकर 100 करोड़ के आसपास होगी। इसकी वजह से ही उसकी वाइफ मीना इतनी एरोगेंट है और दूसरों को नीचे समझती है। वही जीविका अपने रूम में आई और इसी खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन जो उसने बाहर देखा उसे वह शॉक हो गई। मॉम,
वह गाड़ी उसका। क्या? मीना ने उसकी नज़र का पीछा किया और बोला, जीवी मैं तुम्हें बता रही हूँ आपसे, और आज के बाद से तुम्हारा और अनामिका का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तुम आज से उसके अपनी बहन की तरह ट्रीट नहीं करोगे, तुम उसके नंबर को भी ब्लॉक करके डिलीट कर दो। अगर वह तुमसे पैसे लेने की कोशिश करे तो तुम बहाना बना देना, तुम उसे कोई पैसे नहीं दोगी, समझी? नहीं मॉम, मेरा मतलब था कि उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उन्हें देखकर लग रहा है कि वह लोग भी शहर से ही है, कोई गांव से नहीं, और उसके अलावा वह काफ़ी अलग तरह का नंबर प्लेट है, जैसे स्पेशली बनाया गया हो। मीना ने उन लोगों की गाड़ी और नंबर प्लेट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर जीविका की बात सुनने के बाद उसने हंसते हुए कहा, जीवी तुम्हें पता है ना कि यह किसी भी नंबर प्लेट पर स्पेशल नंबर अमीर लोगों को ही मिलता है। अनामिका के परिवार पास के पास किसी गाँव में रहता है, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, उसकी टूटी फूटी हुई गाड़ी पर एक अच्छा नंबर प्लेट कैसे हो सकता है। वही जब ड्राइवर महेश ने अनामिका को बताया कि उसके पेरेंट्स साओ मुंबई थ में रहते हैं तो वह हैरान हो गई, वहां घर लेना काफ़ी बड़ी बात थी। क्या हम पहले सिटी हॉस्पिटल चल सकते हैं? सिटी हॉस्पिटल साउथ मुंबई से ज़्यादा दूरी पर नहीं था और वहां का बेस्ट हॉस्पिटल माना जाता था। अनामिका मिस, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? महेश ने पैनिक होते हुए कहा, अगर नहीं तो मैं जल्दी घर चलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं मेहता परिवार की दादी माँ से मिलना चाहती हूँ। पूरे मेहता परिवार में सिर्फ लक्ष्मी मेहता ही ऐसे इंसान थी जो सच में उससे प्यार करती थी। जो उन्हें पता चला कि अनामिका उनकी बायोलॉजिकल पोती नहीं है तो उसे खबर को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। महेश ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका एक इतनी अच्छी बच्ची होगी, तो इसलिए उसने उसके रिक्वेस्ट मानते हुए उसे अस्पताल की तरफ लेना शुरू कर दिया और उसके मन में अनामिका का इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बन चुका था। 10 मिनट बाद महेश अंकल ने गाड़ी हॉस्पिटल के सामने पर की तो अनामिका बोली, प्लीज़ आपको यही आसपास कहीं मेरा इंतजार करिएगा। जी जरूर, महेश ने जवाब दिया। वही सिटी हॉस्पिटल के रूम नंबर 301 में एक बूढ़ी औरत जिनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे वह लेटी हुई थी और लंबी बीमारी के कारण उनका चेहरा मुरझा गया था और वह बहुत पतली हो गई थी। अनामिका अंदर आई तो वह अभी भी गहरी नींद में थी और उसकी आंखें बंद थी और चेहरा एक्सप्रेशन लेस। उनके रिंकल्स और चेहरे की उदासी बता रही थी कि वह कितनी नाखुश है। अनामिका धीरे धीरे चलते हुए उनके पास गई और उन्हें देखकर उसे बहुत बुरा लगा, उसकी एनर्जेटिक दादी माँ इस तरह कैसे हो गई। अनु, एक यंग डॉक्टर उसे पेशेंट को अंदर चेक करने के लिए आए तो उन्हें देखते हुए उन्होंने कहा, तुम टाइम पर आए हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना कहकर उसने अपना सर उठाकर अनामिका की तरफ देखा तो उसकी अट्रैक्टिव आंखें जाकर डायरेक्ट अनामिका को देख रही थी और उस डॉक्टर ने कहा, तुम जानती हो ना, हम कट हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट से इनके इलाज कर रहे हैं। हमने इफेक्ट्स बढ़ाने के लिए डोजे से इसको थोड़ा बढ़ा दिया है लेकिन अभी भी कुछ भी असर नहीं कर रहा है। तुम किसी और से बेहतर जानती हो, इस तरह की बीमारी की अंत में इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है। इनको देखकर भी ऐसा लग रहा है जैसे अब इनके अंदर जीने की इच्छा ही नहीं है और वह अब जीना नहीं चाहती है। मुझे तो चमत्कार ही लग रहा है कि। लेकिन वह डॉक्टर अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही अनामिका ने अपने पर्स से एक छोटा सा बोतल निकालकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन उसकी नजरें अभी भी लक्ष्मी दादी पर बनी हुई थी। क्रुक स्ट्रेंथ। राघव ने बहुत मुश्किल से उसे दवाई का नाम पढ़ा तो वह शॉक में चला गया और फिर बहुत मुश्किल से अपने होश में आया और उसने पूछा, अनु तुम्हें ये कहाँ से मिला? यह क्या वह मिस्टीरियस ड्रग नहीं है जो पिछले कुछ टाइम से ब्लैक मार्केट में तहलका मचाया हुआ है कि यह हर पेशेंट पर चमत्कार की तरफ काम करता है? सिर्फ एक पिल की कीमत लाखों में है, लेकिन इसका ऊंचा दम ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैनन बात यह है कि यह चीज़ सुपर रेयर है, सिर्फ एक पिल का ऑप्शन हर एक महीने होता है। तो अनु को इतनी रेयर आइटम मिली कहाँ से? उस मेहता परिवार में तुम्हें कितनी बुरी तरह ट्रीट किया, मुझे तो लगता है कि तुमने उनके लिए बहुत कुछ कर लिया है, इसकी सच में कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते कहते राघव रुक गया क्योंकि अनामिका बहुत ही खतरनाक नज़रों से उसे घूर रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? उनका खुद का बेटा, इनका खुद का खून भी इनका उतना ध्यान नहीं रखता है जितना तुम रखती हो। 6 महीने पहले राघव एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ और सिटी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के लिए आया था। उसका परिवार सालों से मेडिकल फील्ड में ही था और जिनकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी की जाती थी, जिसकी वजह से वह थोड़ा एरोगेंट और कुकी हो गया था। लेकिन जब वह अनामिका से मिला तब जाकर यह रिलायंस हुआ कि उसे भी बेहतर कोई है। एक बार जब वह एक बहुत ही परिसर केस स्टडी कर रहा था तो वह कई रात तक सोया नहीं था उस केस को स्टडी करते हुए, लेकिन फिर भी उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अनामिका ने सिर्फ एक बार उसे फाइल को देखा और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही कुछ ही सेंटेंस में उसे एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बता दिया। एक बार और अनामिका ने सिर्फ ग्रेजुअली एक पेशेंट के चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन को देखा और कह दिया कि उसे पेशेंट को लॉन्ग कैंसर है, जबकि इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था।
ऐसे कई इंसिडेंट राघव और अनामिका के बीच में हो चुके थे और वह सबसे ज्यादा लक्ष्मी जी के इंसिडेंट को एडमिरे करता था। तो क्योंकि एक औरत जो ऑलरेडी मौत की कगार पर है, अनामिका हर बार उसे मौत के मुंह से खींच कर ले आती है। अगर वह भी कोशिश करता तो वह लक्ष्मी जी को बचा नहीं पाता। अनामिका को देखकर लगता है कि वह सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी वह हमेशा उसे शॉक करती रहती है, जिससे धीरे धीरे उसका एरोगेंस टूटकर बिखर चुका है। इन 6 महीना की इंटर्नशिप में राघव ने अनामिका के चमत्कारों के अलावा ये भी अपनी आंखों से देखा है कि मेहता परिवार उसे कितनी बुरी तरह निगलेक्ट कर देता है, जिससे राघव को बहुत बुरा लगता है और जल्दी वह दोनों दोस्त बन गए। वो जानता था कि लक्ष्मी जी के कंडीशन का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है हार्ट ट्रांसफर, लेकिन उनकी ओल्ड एज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वह सर्जरी नहीं पाएंगे। अब अनामिका ने जब उन्हें ग्रुप स्ट्रेंथ दे दी है तो उसे उम्मीद है कि उनकी फिजिकल कंडीशन काफी इम्प्रूव हो जाएगी, वरना वह किसी भी वक्त मर सकती थी। लेकिन मेहता परिवार में से किसी को भी इस बात की खबर तक नहीं थी। उन्हें बस यही लगता था कि अस्पताल के बिल भर देने से और लक्ष्मी जी को एक्सपेंसिव वार्ड में रख देने से उनके लिए जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अगर मेहता परिवार कोई है इनका ध्यान रखना होता ना, तो वह लोग पक्का इनके ऊपर कुछ लाख रुपए भी खर्च नहीं करते। ऑलराइट, इन पर अच्छे से नजर रखना। अनामिका ने अपनी लक्ष्मी दादी की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराकर बोली, दादी मुझे जाना होगा। वह यहाँ ज्यादा देर रह नहीं सकती थी। अगर लक्ष्मी दादी उठ गई और उन्होंने उसे देख लिया तो वह और उदास हो जाएंगी। अगर उनकी कंडीशन और बिगड़ गई तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। राघव ने उसे देखा और धीरे से बोला, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। अनामिका ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अपनी दादी की तरफ देखा। भले ही उसे बहुत कुछ कहना था और बहुत ही बातें करनी थी अपनी दादी से, मगर वह फिर भी रूम नंबर 301 से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ डॉक्टर और नर्स आसपास भाग रहे थे और वह बहुत बेचैन थे। क्या हो रहा है? देवेंद्र जी की कंडीशन अचानक से इतनी सीरियस कैसे हो गई? वह कई दिनों से अपनी दवाएं लेने से मना कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि उनका पोता आएगा तभी वह दवाएं लेंगे। क्या बकवास है। जैसे ही अनामिका रूम नंबर 301 से निकली उसे वह किसी एक डॉक्टर से टकरा गई। उन लोगों को रूम नंबर 306 की तरफ भागता हुआ देखकर अनामिका भी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक 75 साल के ओल्ड इंसान बेड पर लेटे हुए हैं और उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, जिसे देखकर अनामिका खुद को रोक नहीं पाई और अंदर आ गई। इन्होंने जानबूझकर अपनी दवाएं बंद कर दी है। क्या यह अपनी जान से नहीं खेल रहे हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनकी फैमिली को बता दें? उनके फैमिली मेंबर्स और रास्ते में ही है। हमें उनके आने का इंतजार करना होगा और उन्हें डिसाइड करने देना होगा कि ऑपरेशन करना है या फिर नहीं। अनामिका जो रूम नंबर 306 के दरवाजे पर शांति से खड़ी थी, उसने धीरे से कहा, जब तक उनकी फैमिली यहाँ आएगी तब तक ये ऑलरेडी इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी होगी कि बचाया नहीं जा सकेगा। जो डॉक्टर पूरी तरह से पैनिक हो चुके थे उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो वहां पर एक यंग लड़की खड़ी थी जो लगभग 19 साल की होगी और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ उन्हें देखी जा रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल ब्राइट और क्लियर और नजरें सख्त। छोटी बच्ची, तुम्हें क्या पता है? एक मेल डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि एक बच्ची है। यह उनकी हालत बहुत सीरियस है। अगर हम श्योर होते तो हम अभी उन्हें बचा लेते। वह लोग उनकी फैमिली का इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उन्हें देखा और कैजुअली पूछा, रोपेटिक हार्ट डिजीज, क्या ये इतनी सीरियस बात है? तुम इन्हें देखकर बता सकती हो कि नहीं कौन सी डिजीज है? वह डॉक्टर हैरान हो गया और एक फीमेल डॉक्टर जो थोड़ी उम्र में बड़ी थी वह भी हैरान हो गई और उसने पूछा, क्या इस बच्ची को मेडिसिन आता है? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि यह रिमोट टैक्स हार्ट डिजीज है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि यह किस तरह की डिजीज है। इसमें एक हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत होती है और जहां तक बात रही, उनकी यह पहली बार नहीं होगा जो वह सर्जरी करवाएंगे, उस मेल डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया। अनामिका ने अपना सर उठाकर उन्हें देखा। इनको कई सारी सर्जरी की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने ठीक से इनका इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह से ही इन्फेक्शन और प्रीवियस ईयर लीकेज हुआ है। उसकी बातें सुनकर सारे डॉक्टर हैरान हो गए। क्या ये छोटी लड़की सचमुच मेडिसिन जानती है? इससे प्रीवियस ईयर के बारे में पता है। बेड पर लेटे हुए ओल्ड इंसान ने अपनी दवाएं अपने मन से बंद कर दी थी, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक उसे नहीं हो पाए और इन्फेक्शन और प्रावलिया लेकर हो गया। तुम लोग एक छोटी बच्ची के साथ बहस क्यों कर रहे हो? कितना वक्त लगेगा पेशेंट की फैमिली को यहाँ आने में? जिस उम्रदराज डॉक्टर ने कहा उनका नाम विजय था, जो यहाँ के मोस्ट सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट थे। उन्होंने काफी अथॉरिटी के साथ बात कही। डॉक्टर विजय,
उनको बात करता हुआ देखकर रूम के सारे डॉक्टर डर जरूर गए, लेकिन फाइनली किसी ने हिम्मत इकट्ठा करके कहा उनकी फैमिली रास्ते में ही है, वह लोग 20 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाएंगे। 20 मिनट बहुत ज्यादा हो गया है। डॉक्टर विजय ने अपने दिमाग में ही कैलकुलेट किया, देवेंद्र जी 20 मिनट तक और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने अमेरिका में और अलग अलग कोई देश में कई सारे रिप्लेसमेंट सर्जरीज करवाए हैं, लेकिन उसके तुरंत बाहर उन्हें इन्फेक्शंस या फिर वैल्यूएबल लीक हो जाते, जिसकी वजह से उन्हें एक और रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ती है। इस बार भी उनके साथ यही हुआ है कि उनकी सर्जरी के बाद जैसे ही वह इंडिया लौटे, जल्दी ही उनके घाव में इन्फेक्शन हो गया और वैल्यू वापस से लीक करना शुरू हो गया था, जिसके लिए आगे की प्रोसीजर के लिए वह अब्रॉड नहीं जा सके। इसलिए उन्हें इसी शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए भर्ती कराया गया है। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर का कार्डियक सर्जरी में काफ़ी नाम था पूरे देश में और डॉक्टर विजय की सर्जरी स्किल काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने ही इस बार भी देवेंद्र जी का ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के ठीक के बाद ही देवेंद्र जी को फिर से इन्फेक्शन हो गया और फिर उन्हें एक और सर्जरी की ज़रूरत है। अब उनकी कंडीशन और बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी है। भले ही थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उनके सिम्टम्स कंट्रोल में है, लेकिन इस वक्त उनके जो सिम्टम्स है वह हार्ट फेलियर के निशान दिखा रहे हैं और कुछ रिसेंट एग्जामिनेशन से डॉक्टर विजय को ये भी पता है कि देवेंद्र जी की हालात बहुत क्रिटिकल है। अगली सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस 10% से भी कम है, इसलिए वह लोग इस वक्त उनकी फैमिली के आने का इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। छत्री अनामिका करेगी सर्जरी। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका मेहता परिवार की ग्रांड में अपनी दादी माँ से मिल हॉस्पिटल जाती है, तो वहाँ उसे देवेंद्र सिंघानिया बहुत ही क्रिटिकल हालत में दिखाते हैं। अब आगे अगर फैमिली ने कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दिया तो सारे डॉक्टर सर्जरी कर सकते थे। भले ही वह पेशेंट को बचा नहीं पाए तो उन पर जिम्मेदारी नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। लेकिन इस वक्त देवेंद्र जी की कर्ट कंडीशन को देखकर कोई भी उनकी फैमिली के आने का इंतजार नहीं कर सकता था। अगर इसी वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वह ठीक 10 मिनट में अपनी सांस लेना बंद कर सकते थे। डॉक्टर विजय, क्या हमें उनकी फैमिली के आने का इंतजार करना चाहिए? तान्या, जो एक यंग की फिजिशियन थी, उसने कहा, अगर हमने बिना अथॉरिटी की परमिशन के सर्जरी शुरू की और कुछ गलत हो गया तो मिस्टर सिंघानिया हमें जान से मार देंगे। अगर उन्होंने इस वक्त देवेंद्र जी को नहीं बचाया तो वह मर सकते थे। मुझे लगता है कि हमें एक ट्राई करके उनकी नर्वस को शांत करना चाहिए, उनके हार्ट में एक इंजेक्शन देकर, और तब तक ये शांत हो जाएंगे तो हम उनके फैमिली की परमिशन ले सकते हैं। तान्या ने फिर से कहा। दूसरे डॉक्टर के पास भी कोई अच्छा आइडिया नहीं था, इसलिए वह लोग डॉक्टर विजय की परमिशन का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर विजय को अपनी जगह से ना हिलता देख तान्या ने एक नर्स को इशारा किया, जाओ जाकर दवाई तैयार करो। वह नर्स दवाई लेने ही वाली थी, ठीक उसी वक्त दरवाजे पर खड़ी अनामिका फिर बोली, अगर तुम लोगों ने उन्हें ये इंजेक्शन इस वक्त दिया तो वह पक्का मर जाएंगे। जैसे ही वह दवाई देवेंद्र जी की बॉडी में जाएगी कोई भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि देवेंद्र जी की अभी की फिजिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और वह इतनी हाई डोज के ट्रक के इफेक्ट को हैंडल नहीं कर पाते, और उसे इंजेक्शन के शरीर के अंदर जाते ही आधे घंटे के अंदर ही वह सांस लेना बंद कर देंगे और कोई भी उन्हें किसी तरह नहीं बचा पाएगा। हो कौन तुम? यहाँ से दूर रहो, हम बहुत बिजी हैं और हमारे पास बातें करने का वक्त नहीं है। सामने खड़ी लड़की को देखकर तान्या शुरू से ही चिढ़ी हुई थी, उसे लग रहा था कि यह लड़की से परेशानी खड़ी करने आई है। बेकार डॉक्टर अनामिका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने छोटा सा शब्द कहा और वहां से जाने लगी। लेकिन ये बात तान्या ने सुन ली और वह बोली, तुम होती कौन है हमें बेकार डॉक्टर कहने वाली? वहीं रुक जाओ तान्या, देखो एक छोटी लड़की के साथ लड़ाई शुरू मत करो। देवेंद्र जी की कंडीशन इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी दूसरे डॉक्टर ने एडवाइस दी। उसने मुझे बेकार कहा। तान्या बहुत गुस्से में थी और अनामिका की तरफ देखते हुए उसकी आंखें जल रही थी। वह डॉक्टर के ग्रुप में सबसे ज़्यादा यंग और टैलेंटेड फिजिशियन थी, जिसे कोई अवार्ड जीते थे और उसे की हमेशा ही तारीफ होती रहती थी। ये छोटी सी लड़की उसकी मेडिकल स्किल पर सवाल उठा रही है। वह अभी बची है, उसे सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, तुम मुझसे क्यों परेशान हो रही हो? एक डॉक्टर ने बेचैन होकर कहा। वह इस वक्त सबसे ज़्यादा ये सोचकर परेशान थे कि यहाँ बेड पर लेटे हुए पेशेंट की कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए। वह लोग इस पेशेंट को अस्पताल में मरने नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ मौजूद हर एक इंसान की जान भी जाएगी। इस वक्त ना वह लोग ऑपरेशन कर सकते थे और ना ही उन्हें इसी तरह मरने के लिए छोड़ सकते थे। अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वह था या तो बेहोशी का इंजेक्शन या फिर हॉट शूटिंग इंजेक्शंस। तुमने किसे बेकार डॉक्टर कहा? तान्या अभी भी अनामिका को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और वह उसके सामने जाकर बोली, चलो मैं सुन रही हूँ।
मैं तुम्हारे अलावा और किसे बेकार डॉक्टर कहूंगी। अनामिका तान्या की तरफ देख रही थी मगर वह इस छोटी डॉक्टर को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही थी। तान्या इतने गुस्से में थी कि वह पागल होने वाली थी। अनामिका ने अपने हाथों को फोल्ड किया और कैजुअल बोली, इस पॉइंट पर सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है। सर्जरी? जितना तुम बोल रही हो उतना आसान है क्या? तान्या ने गुस्से में हंसते हुए कहा, जो यहाँ पेशेंट लेटा हुआ है ना उसकी पहले ही 4 हार्ट सर्विस हो चुकी है। कोई भी हॉट मसल्स ऐसी नहीं बची है जिसका ऑपरेट ना किया गया हो। इसमें कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो इनकी 5वीं बार सर्जरी करने के लिए तैयार हो जाए। भूल जाओ तान्या। वह मेल डॉक्टर सब चीज शांत करना चाहता था, लेकिन अब तक तान्या का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। इस पेशेंट की कंडीशन आज से पहले मेडिकल हिस्ट्री में कभी नहीं देखी गई है, डोमेस्टिक में भी नहीं और ना ही इंटरनेशनली। तुम ये कह सकती हो कि उनकी कंडीशन बहुत ही रेयर है और अब तक पहली बार किसी की हुई है। तान्या ने एक एक बात पर जोर देते हुए कहा, क्या तुम्हें एहसास भी है कि उनकी सर्जरी करना कितना डिफिकल्ट होने वाला है? हमने कई सारे जाने वाले हॉट सर्जन को कंसल्ट किया, कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी, लेकिन किसी के पास भी इनका इलाज नहीं है। अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, इसलिए क्योंकि तुम बेकार हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें बचा सकती हो? ओवर कॉन्फिडेंट छोटी बच्ची। तान्या ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तो फिर कोशिश कर लो। अनामिका ने पीछे लेटे हुए ओल्ड इंसान को देखा और बहुत ही कॉन्फिडेंस से कैजुअली बोली, तुम लोग मेरे सर्जरी की फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तान्या को ये बात काफी फनी लग रही थी। वह बोली, यह जो है लेटे हैं ना कोई आम इंसान नहीं है, कितना भी पैसा हो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर तुम उनकी जान पर जा सकती हो तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है और मैं भी तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूंगी और तुम्हें भगवान कहूंगी। अनामिका ने एक आईब्रो उठाए और कहा, ऑलरेडी तुमने ही कहा है, तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो। अनामिका ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और बोली, क्या तुमने अपना हाई स्कूल भी खत्म किया है? क्या तुम्हें पता है कि हॉट होता कहाँ है? सर्जरी एक चाकू लेकर इधर उधर कट लगाने को नहीं कहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह रेस्टोरेंट में बैठकर एक स्टेक को कट करने जैसा है जिसे तुम कैसे भी कर सकती हो? मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से हो। अभी माफी मांगो और निकल जाओ यहाँ से, तो मैं भी इस बात को भूल जाऊंगी और सोचूंगी कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। अनामिका ने स्थानीय के वकबेज को देखा और काफी सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम कार्डियोलॉजी में एसोसिएट के फिजिशियन हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि आर्टिफिशियल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे परफॉर्म करते हैं, और तुम ये चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं? तुम्हें एक डॉक्टर कहना ही डॉक्टर शब्द की बेइज्जती है। क्या तुम लोगों ने सुना कि इस शैतान लड़की ने क्या कहा? तान्या गुस्से में अपने दांत पीस रही थी, तभी एक दूसरी फीमेल डॉक्टर ने अपने आप से कहा, उसे एक्चुअली पता है कि आर्टिफिशियल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है। इतनी प्रोफेशनल टर्म इतनी छोटी सी लड़की के मुंह से सुनकर वह लोग हैरान थे। क्या उसे सचमुच मेडिसिन की जानकारी है? कुछ मेल डॉक्टर को भी यह रियलाइज हुआ और वह अनामिका को हैरानी और शौक से देखने लगे और धीरे से तान्या से बोले, क्यों ना हम इसे ही ट्राई करने थे, शायद इसके पास कोई रास्ता हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम एक्चुअली इस छोटी लड़की की बातों पर भरोसा कर रहे? तान्या अपनी बात खत्म कर पाती तभी उसने दूसरे डॉक्टर की आवाज सुनी, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम सारा दोष इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये हमारे हॉस्पिटल की डॉक्टर नहीं है। तान्या ने पीछे मुड़कर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि यह लड़की कितनी उम्र की है? अगर कुछ भी हुआ तो ऐसे ही किसी अनजान को सर्जरी करने देने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्या तुम लोगों को लगता है कि यह छोटी सी लड़की सर्जरी कर पाएगी? फिर उसने मुड़कर अनामिका को देखा और बहुत ही गुस्से में बोली, अगर इसे सचमुच इस चीज की कोई नॉलेज होती तो अब तक फेमस हो चुकी होती और वह इस जगह को चला रही होती। क्या हमारी इस जगह पर होने की जरूरत भी होती? एक मेल डॉक्टर ने हेल्पलेस होकर कहा, मगर इस वक्त हमारे पास कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है। हो सक्सेसफुल भी हो सकती है। एक फीमेल डायरेक्टर ने केयरफुल सजेशन दिया, हमें डॉक्टर राघव से उनके ओपिनियन के बारे में पूछना चाहिए। पूरे अस्पताल में डॉक्टर राघव एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर माना जाता था, लेकिन डॉक्टर राघव हमेशा अपने मन की करते हैं और देवेंद्र जी उनके पेशेंट नहीं है तो वह हमारी मदद के लिए अपनी एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। तान्या भी यह बात बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए वह डॉक्टर राघव के पास कभी मदद के लिए नहीं जाती थी। डॉक्टर राघव बहुत गुस्से वाले थे और अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वह किसी के पास सामने किसी के भी बिना कोई परवाह किए बेइज्जती कर सकते थे। अब हमें क्या करना चाहिए? उन सारे डॉक्टर की आवाज ज्यादा भारी नहीं थी, मगर वार्ड के बाहर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे थे और आपस में बातें करने लगे थे।
डॉक्टर विजय को डर था कि यह सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए उसने एडवाइस अनामिका को कहा, मिस ये ऑपरेशन बहुत ही सीरियसली कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे जैसा एक्सपर्ट प्रोफेसर जिसके पास कई सालों एक्सपीरियंस है वह भी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता। देवेंद्र जी की कट कंडीशन को जीनियस डॉक्टर मीक के अलावा कोई भी उन्हें इस ऑपरेशन में जिंदा नहीं बचा सकता। ऐसी बात नहीं है कि हम ऑपरेशन करना नहीं चाहते, बस बात यह है कि हम उसके काबिल नहीं है, इसलिए हम मदद नहीं कर पाएंगे। उस पेशेंट को बेसिक इंजेक्शन देना और थोड़ी देर के लिए शांत करना ही इस वक्त कर सकते हैं, जब तक उनकी फैमिली जाकर कंसेंट फॉर्म पर साइन ना कर दे, तब जाकर हम उनके ट्रीटमेंट पर फोकस कर पाएंगे। यहाँ पर खड़ा हर एक डॉक्टर मिस्टर सिंघानिया के इन्फ्लुएंस से डरा हुआ था। वह लोग बिना उसकी मर्जी के देवेंद्र जी को उंगली तक नहीं हिला सकते थे। क्या आपने कहा कि यह सक्सेसफुल सर्जरी हो जाने पर पैसे मिलेंगे? अनामिका ने अचानक पूछा। हाँ, डॉक्टर विजय थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्होंने जल्दी जवाब दिया, ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता कि देवेंद्र जी को कौन बचाएगा, लेकिन अगर वह सेफ होते हैं तो पैसों की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अनामिका ने मेहता परिवार के लिए अपनी स्किल की मदद से बहुत सारा पैसा कमाया था, मगर वह सब कुछ मेहता परिवार के पॉकेट में चला गया और उसके ऊपर से लक्ष्मी दादी के मेडिकल फीस, जिसकी वजह से अनामिका ने लगभग अपनी सारी सेविंग्स खत्म कर दी थी। अगर वह इस छोटी सी सर्जरी से पैसे कमा सकती है तो यह एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। डॉक्टर विजय ने अनामिका की उन चमकते हुए आंखों में कॉन्फिडेंस देखा और उसका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने पूछा, तुम सचमुच मेडिसिन जानती हो? अनामिका ने मुस्कुराकर कहा, स्कालपेल हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इन्हें कैसे बचने के बारे में सोच रही हो? ऑफ कोर्स, एक हॉट बेसल रिप्लेसमेंट सर्जरी परफॉर्म करके, मगर मुझे अपने असिस्टेंट के तौर पर डॉक्टर राघव चाहिए होंगे। ये सुनकर तान्या बोली, तुम्हें लगता क्या है कि तुम हो कौन? तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर राघव है कौन? हम उन्हें यहाँ एक बार मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे असिस्टेंट बनेंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इंसान नहीं पंछी हूँ जो हवा में उड़ूंगी। इतना कहकर वह डॉक्टर विजय की तरफ मुड़ी और बोली, डॉक्टर विजय, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, हमें जल्दी ही है अभी के लिए। डॉक्टर पेशेंट को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उन्हें शांत कराया और फिर उसने एक नर्स ऑर्डर दिया, जाओ और जाकर मेडिसिन लो और सिक्योरिटी को बुलाओ ताकि इस पागल लड़की को यहाँ से लेकर जाए। वह नर्स बाहर जाने ही वाली थी, तभी रास्ते में वह राघव से टकरा गई और उसने सारे सिचुएशन जल्दी से एक्सप्लेन की। राघव वहां आया और जल्दी ही सबको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, कौन मुझे ढूंढ रहा था? सबने उस तरफ देखा है तो वहां राघव था, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। एक नर्स राघव को यहाँ लेकर कैसे आई? डॉक्टर राघव जो बड़े बड़े पर सीनियर डॉक्टर की एक बात नहीं सुनते थे, वह यहाँ एक नर्स को बुलाने पर कैसे आ गए? डॉक्टर राघव, आप बिल्कुल सही वक्त आए हैं। तान्या ने इस मौके का फायदा अनामिका को इम्प्रेस करने के लिए उठाना चाहा। इस लड़की में बहुत हिम्मत है, ये चाहती है कि आप इसके असिस्टेंट बने। ये सुनकर राघव ने अनामिका की तरफ देखा जो वही खड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे किसी की भी बातों से उसे कोई फर्क ना पड़ता हो। उसने घूरकर तान्या को देखा, साफ था कि उसे तान्या के बात बिल्कुल पसंद नहीं आए और उसने तान्या को इग्नोर करते हुए बाकी सबसे पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? लेकिन बाकी कुछ बोलते उससे पहले ही तान्या ने जल्दी जल्दी सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया और जानबूझकर वह हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और आखिर में उसने अपने बाल कान के पीछे किया ताकि उसका सुंदर चेहरा राघव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। आखिर में वह बोली, मैंने आज से पहले ऐसा केस कभी नहीं देखा, ना इस देश में और नहीं एब्रॉड में। तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अनामिका के लिए राघव ने यह मुश्किल काम ले लिया और बिना एक्सप्रेशन के बोला, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाए। डॉक्टर राघव, आप इस बेवकूफ लड़की की तरह जल्दबाजी में फैसला कैसे ले सकते हैं? तान्या डॉक्टर राघव के फैसले से हैरान हो गई और बोली, इस वक्त ऑपरेशन करना मतलब सक्सेस रेट 10% से भी कम है और वह जो पेशेंट है जो काफी इन्फ्लेशन है, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे। राघव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और वह बोला, अगर कुछ भी हुआ तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर राघव, मैं जिम्मेदारी लूंगा। सारे डॉक्टर हैरान हो गए, क्या डॉक्टर राघव अनामिका जैसी छोटी सी लड़की के साथ जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? उनसे बिना कुछ कहे राघव ने अनामिका की तरफ देखा और बोला, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वह अनामिका को ऑपरेशन रूम में ले जाने लगा। अनामिका जब तान्या के पास से गुजरी तो उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या तूने नहीं कहा था कि अगर डॉक्टर राघव मेरी असिस्टेंट बनने के लिए तैयार हो गए तो तुम पंछी की तरह उड़ोगी? चलो उड़कर दिखाओ।
सच ये था कि उसने सचमुच ये बात कही थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर राघव जैसा एरोगेंट इंसान अनामिका का असिस्टेंट बनने के लिए मान जाएगा। वह इतना एरोगेंट है, लेकिन अचानक से उसने अपना एटीट्यूड क्यों बदल दिया? क्या वह अनामिका की खूबसूरती में पागल हो गया है? तभी अनामिका ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, भूलना मत जो तुमने कहा था। मैंने क्या कहा था? अचानक तान्या को याद आया कि उसने कहा था कि अगर तुमने देवेंद्र जी को बचा लिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों को के बल बैठकर तुम्हें गॉड कहूंगी, मगर मुझे डाउट है कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, और अगर पेशेंट को तुमने मार दिया तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अनामिका हंसी और उसकी खूबसूरत आंखें कॉन्फिडेंस से चमक रही थी। वह बोली, तुम मुझे भगवान कहोगी, मगर मुझे तुम जैसा भक्त नहीं चाहिए। तुम घुटने पर बैठना मत भूलना। इतना कहकर अनामिका राघव के साथ चली गई। उसे जाते हुए देखकर तान्या और तेजी से चलाए, अगर तुमने देवेंद्र जी को बचा लिया तो मैं डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट रिजाइन कर दूंगी। और फिर उसने अपने बैच की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारे अंदर एबिलिटी है या नहीं जीतने की। जब आगे चल रहे राघव ने ये सारी बातें सुनी तो उसने आराम से अनामिका से पूछा, तुमने उसके साथ बहस क्यों शुरू की? वह काफी एरोगेंट है। ये बात बिल्कुल सही थी कि तान्या को ये बात पता लगने का वक्त आ गया था कि दुनिया में कोई उससे भी बेहतर है। देवेंद्र जी को दो नर्स ऑपरेशन रूम में ले गई और वहां पर कुछ डॉक्टर ही वार्ड में बच गए। वह सारे लोग पागल हो गए हैं। देवेंद्र जी की कंडीशन कितनी खराब है और उनका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है डॉक्टर राघव बहुत यंग है और उन्हें ये पता नहीं है कि ऑपरेशन फेल होने और देवेंद्र जी की मौत का क्या अंजाम होगा। ये सिर्फ रिपीटेशन और करियर की बात नहीं है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन सब की लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। डॉक्टर विजय, क्या हम सीरियसली इस सब को नहीं रोकने वाले हैं? हम किसी पेशेंट की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकते। हम कैसे देवेंद्र सिंघानिया जैसे हाई स्टेटस वाले इंसान की जिंदगी के साथ रिस्क लेने दे सकते हैं उन्हें? डॉक्टर विजय, आपको कुछ कहना होगा। हाँ, हमें अभी के अभी उन्हें रोकना होगा। हमारे पास अभी भी वक्त है। वही फीमेल डायरेक्टर, जिसमें थोड़ी सी उम्मीद थी, वह बोली, डॉक्टर राघव एक मेडिकल जीनियस उसके परिवार से आते हैं। भले ही वह अभी तक कोई इंटरनेशनल नाम नहीं बना पाए हैं, मगर फिर भी उनके आसपास होने की वजह से मिरेकल हो सकता है। एक मेल डॉक्टर को भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी। वह भी बोले, डॉक्टर राघव को भी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने एमबीबीएस करियर के दौरान ही कितने सारे ऐसे केस हैंडल किया है। उनके आसपास होने पर मिरेकल हो सकता है। तुम लोग गलत सोच रहे हो। वह ऑपरेशन में सिर्फ उसे छोटी सी लड़की के असिस्टेंट होंगे। वह लड़की सर्जरी करेगी। वह सिर्फ एक बच्ची है। मेडिकल फील्ड के बारे में कैसे कुछ जान सकती है? डॉक्टर भास्कर ने हल्के गुस्से में कहा। डॉक्टर विजय, कुछ कहिए। डॉक्टर भास्कर, आपको किस चीज की चिंता है? डॉक्टर राघव ने कहा तो है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वह सारी जिम्मेदारी ले लेंगे। मगर जो पेशेंट है वह देवांश सिंघानिया के दादाजी है। अगर सर्जरी फेल हुई तो देवांश सिंघानिया हमें भी सजा देंगे, इसलिए क्योंकि हमने उन डॉक्टर को उनके दादाजी का ऑपरेशन करने से रोक नहीं। तो फिर हम ये कह देंगे कि डॉक्टर राघव ही जबरदस्ती ऑपरेशन करना चाहते थे और हम उन्हें रोक नहीं पाए। तान्या ने डिसाइड किया। आफ्टर ऑल डॉक्टर राघव ही थे जो उस यंग लड़की के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हुए थे। वह उसे लड़की को देवेंद्र जी की असली आइडेंटिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर उसे पता होता तो वह पाक्का इतनी हिम्मत नहीं करती। वह कैसे हिम्मत कर सकती थी अपनी जान से खेलने की? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट वाला जरूर कीजिए। जब 4 ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका देवेंद्र जी का गलत इलाज करने से डॉक्टर उसको रोक देती है और कुछ पैसे कमाने के लिए सर्जरी करने के लिए भी तैयार हो जाती है और राघव उसे असिस्ट करने वाला होता है। अब आगे डॉक्टर विजय ने फाइनली शांति तोड़ते हुए कहा, जाकर देखते हैं कि वह पेशेंट को कैसे हैंडल करती है। इतना कहकर डॉक्टर विजय वहां से जाने लगे तो बहुत सारे डॉक्टर उनके पीछे पीछे जाते हो बोले, डॉक्टर विजय, आपसे खड़े होकर देख नहीं सकते हैं। हमें मिस्टर सिंघानिया के आने से पहले कुछ करना होगा। तान्या ने एक नर्स की तरफ देखा और कहा, ऑपरेशन रूम के अंदर जितने भी कैमरा से उन्हें ऑन कर दो। मैं हर चीज रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और उसके अलावा उसे लड़की को सबके सामने बेइज्जत होता हुआ देखना काफी मजेदार होगा। जल्दी ही पूरे अस्पताल में यह बात फैल गई कि इससे एक बहुत ही भारी और मुश्किल सर्जरी एक हाई स्कूल की स्टूडेंट करने वाली है और बाकी सारे डॉक्टर देखने वाले हैं। लेकिन एक यंग लड़की जिसने अभी तक कॉलेज में कदम भी नहीं रखता है, वह एक ऐसा केस कैसे हैंडल कर सकती है जिसे डॉक्टर विजय इतने सालों के एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाए। यह एक मजाक ही था। वही अनामिका ने अपना सर्जिकल गाउन पहना और ऑपरेशन रूम में जाने के लिए तैयार हो गई। तभी तान्या ने उसके पास आते हुए कहा, बस तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि उस पेशेंट की पिछली सर्जरी में पहले KTM डैमेज हो गई है और उनका हॉट पार्टिकुलर उनके सीरम पर टिका हुआ है।
अगर तुम ऑपरेशन के दौरान केयरफुल नहीं रही तो तुम उनके हार्ट को कट कर दोगी और उन्हें मार दोगी, उसके बाद तुम्हारा खेल खत्म। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, अनामिका ने बहुत ही कुल्ली जवाब दिया। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। मैं इतनी छोटी छोटी बेवकूफियां नहीं करती। गुस्से में तान्या पर पटकते हुए वहां से जाने लगी और अपने आप से बोली, मैं देखना चाहूंगी कि तुम कैसे पहले ही कट में मिस्टेक करोगी। वहीं दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशन रूम डॉक्टर से भरा हुआ था और सब लोग एक यंग लड़की को सर्जरी के लिए आता हुआ देखकर हैरान थे। डॉक्टर विजय, ये लड़की आई कहाँ से है? क्या आप सचमुच उसे यह हरकत करने देंगे? इसे देखकर लगता है कि वह अभी तक कॉलेज में भी नहीं होगी और वह जो पेशेंट है वह मिस्टर सिंघानिया के दादाजी है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो हम सब मारे जाएंगे। उसे स्पॉटलाइट में आना बहुत पसंद है और डॉक्टर राघव भी उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर उसकी मदद कर रहे हैं, तो हमें क्यों परेशान होना है? तान्या वहां खड़ी होकर अपने हाथ बंधे हुए बड़े से ग्लास विंडो के जरिए अनामिका को सार्कास्टिक स्माइल के साथ देख रही थी। अनामिका ने अपना सर्जिकल मास्क पहना और उसकी खूबसूरत और ब्राइट आंखें कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। वह बोली, एडजस्ट बॉडी पोजीशन, स्टार्ट डायनेस्टी, डिसइंफेक्ट द स्किन, पास मी द स्कैल्पल। अनामिका ने एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्डर में राघव को ऑर्डर देना शुरू किया। ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े और सारे डॉक्टर हैरान हो गए। क्या इसे पता भी है वह क्या कर रही है? वह बिल्कुल सही स्टेप फॉलो कर रही है। क्या वह सचमुच देवेंद्र जी को बचा सकती है? तान्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, शायद इसने ये सब टीवी सीरियल्स और फिल्मों से देखा होगा। अपनी उम्मीदों को ज्यादा मत बढ़ाया। अगर उसके सामने खड़ी ये लड़की सच में जिंदगी का बचा सकती तो इतने सारे डॉक्टर कर पढ़ाई की जरूरत ही क्या है? वही जब बाहर खड़े सारे डॉक्टर से अनामिका को लेफ्ट हाथ से स्कैल्प पकड़ते हुए देखा तो वह लोग और हैरान हो गए। क्या हो रहा है? क्या वह लेफ्ट हैंडेड है? लेकिन लेफ्ट हैंडेड सर्जन्स राइट हैंडेड की तरह स्टेडी नहीं होते। अगर वह एक राइट हैंडेड लड़की है और जानबूझकर अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रही है तो वह पागल हो गई है। मुझे नहीं लगता कि वह इस सब बातों को सीरियसली ले रही है। शायद वह ये सर्जरी करना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर विजय, आप एक छोटी बच्ची की बात तो कर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हम खत्म होने वाले हैं। वहां खड़े डॉक्टर में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इतनी बड़ी सर्जरी के लिए अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करे। वही राघव भी अनामिका को उसका लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करता हुआ देखकर हैरान हो गया। उसे याद था कि अनामिका राइट हैंडेड है। क्या उसके राइट हैंड में चोट लगी है? और उसके अलावा ये कोई नॉर्मल हार्ट विल रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं थी। देवेंद्र जी के हार्ट का स्ट्रक्चर नॉर्मल से थोड़ा अलग था। लेकिन अनामिका ने पहले सेक्शन विद किसी हिचकिचाहट के किया, जिसे सब लोग शॉक हो गए। कोई एक्सपीरियंस सर्जन भी ऐसे करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये सब करते हुए एक छोटी सी लड़की इतनी शांत और कंपोस्ट कैसे हो सकती है? मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है। उसका पहला कट बिल्कुल एग्जाम जगह पर भी था। वह फास्ट, स्टेडी और रुथलेस है। यहाँ तक कि तान्या भी हैरान थी और वह बोली, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अनामिका ऐसा कैसे कर सकती है? अनामिका ने देवेंद्र जी के हार्ट देखा जो काफी धीमी गति से धड़क रहा था और तेरी रेडियम ना होने की वजह से वह सिर्फ स्टेडियम से जुड़ा हुआ था। राघव ने सिचुएशन की गंभीरता को देखा तो उसे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि अनामिका को नहीं पता होगा कि आगे क्या करना है। लेकिन अनामिका पूरे वक्त बिल्कुल शांत थी और हर एक डिटेल को परफेक्टली इस्तेमाल कर रही थी। वीडियो को जूम करो। डॉक्टर शॉक में थे लेकिन वह क्यूरोस भी थे कि अनामिका अगला स्टेप कैसे लेती है। इस वक्त अनामिका इस सर्जरी के सबसे चैलेंजिंग पार्ट पर थी। देवेंद्र जी के कंडीशन के हिसाब से एक्सपीरियंस सर्जन को भी यह करने में काफी घंटे लग जाते, मगर उससे उलट अनामिका के लिए यह आधा घंटा ही थी। वह इतनी फोकस थी कि कोई भी चीज उसका ध्यान नहीं भटका सकती थी। सब लोगों ने अपनी सांसें रोकी हुई थी। ये सबसे क्रिटिकल वक्त था। एक भी गलती और पेशेंट की जान जा सकती थी। अचानक से कुछ लोगों का ग्रुप वहां आया और जो आदमी उसे ग्रुप के सामने सामने चल रहा था वह तकरीबन 20-22 साल का था, लेकिन उसका ऑरा बहुत ही पावरफुल था। उसकी शार्प आईब्रोज, हाई नोज, डेलिकेट फीचर और उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरे से वह हैंडसम के साथ साथ खतरनाक भी दिख रहा था। जैसे ही वह लोग अंदर आए सब लोग साइड हटने लगे और उनकी आवाज में रिस्पेक्ट ऑर्डर दोनों दिखाई दिया। मिस्टर सिंघानिया, आप आ गए। उस लड़के के पीछे बहुत सारे टॉप कार्डियक स्पेशलिस्ट थे। सब समझ गए कि सिर्फ देवांश सिंघानिया इतने कम टाइम में इतने बड़े बड़े डॉक्टर को एक साथ इकट्ठा कर सकता है। देवेंद्र जी की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है। हम उनके हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और साइंस बता रहे थे उनका हार्ट फेलियर होने वाला है। डॉक्टर विजय आगे आए और उन्होंने काफी रिस्पेक्टफुली कहा, आज के एग्जामिनेशन से पता चला है कि देवेंद्र जी के प्रोस्पेक्टिव अवेलेबल इन्फेक्शन इंक्रीज हो गया है और पैरेलल में लीकेज हो रहा है।
वह लड़की कौन है? देवांशी की नज़र अनामिका के ऊपर गई और उसकी आंखें ठंडी और शार्प थी। उसने एक मेडिकल मास्क पहना हुआ था और जिसमें से उसके सिर्फ ब्राइट आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वह मुश्किल से 18-19 साल की लड़की होगी। वह डॉक्टर विजय का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अगर उन्होंने इस वक्त कुछ बोला तो वह कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। लेकिन वही देवांश के असिस्टेंट ऋषि खुद को रोक नहीं पाया और उसने गुस्से में कहा, आप लोगों को हिम्मत कैसे हुई हॉस्पिटल में इतने यंग डॉक्टर को हायर करने की? क्या उसने अभी भी अपना MBBS भी कंप्लीट किया है? मैं रास्ते में सुना कि कोई हाई स्कूल स्टूडेंट बिग बॉस की सर्जरी करना चाहती थी। क्या ये वही लड़की है? क्या सिटी हॉस्पिटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है जो जिसमें हिम्मत आ गई वह जाकर देवेंद्र सिंघानिया का ऑपरेशन कर रहा है? चाहे उसके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हो या ना हो, मुझे लगता है यहाँ खड़े हर एक डॉक्टर और हर एक इंसान का दिमाग खराब हो गया है। असिस्टेंट ऋषि, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर विजय इतना डरे हुए थे कि उनके पैर कांप रहे थे और एक्सप्लेन में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ऑब्जर्वेशन रूम में खड़ा हर एक डॉक्टर पैनिक कर रहा था और उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। भले ही तान्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और बोली, ये डॉक्टर राघव को डिसीजन था। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उन्होंने कहा है कि सब उनकी जिम्मेदारी होगा। जिम्मेदारी कैसे लेने वाले हैं तुम सब अपनी जान देकर? ऋषि की बातें सुनते ही तान्या का चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सर, हम हमारे स्पेशलिस्ट हार्ट सर्जन को अभी बिग बॉस के पास भेजते हैं और मैं अभी अंदर जाकर वह जो नकली सर्जन है और उसका असिस्टेंट को हैंडल कर लेता हूं और यहाँ से कोई भी बचकर नहीं जाएगा, ऋषि ने सबको कोल्दली देखते हुए कहा। उन सबको समझना होगा कि सिंघानिया परिवार से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उनकी हिम्मत कैसे हुई एक 19 साल की लड़की को उनके बिग बॉस का ऑपरेशन करने देने की? क्या इनका दिमाग खराब हो गया था? ठीक उसी वक्त देवांश के पीछे खड़े स्पेशलिस्ट ने हैरानी से कहा, उसने एक्चुअली में सारे ऑडियोसिस को सेपरेट कर दिया है। उसने एक भी ब्लड वेसल को हिट नहीं किया है और हार्ट टिश्यू अभी भी इंटैक्ट है और वह अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करे ऑपरेशन कर रही है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? और वह इतने परिसर आस्टिनेशंस को इतनी क्विकली कैसे हैंडल कर रही है? वह सर्जरी काफी डिफिकल्ट थी, लेकिन अनामिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पार्क में वॉक करने आई हो। ग्रास को हैंडल करने के बाद उसने अपनी ब्राइट और ब्यूटीफुल आंखें उठकर ऊपर देखा। उसका रिफाइंड ऑरा एक नज़र देखने के बाद ही भूल पाना मुश्किल था। डॉक्टर विजय वह कौन है? वह एक हार्ट स्पेशलिस्ट जिसे देवांश लेकर आया था वह आ गया है और उन्होंने थोड़ी टूटी फूटी हिंदी में पूछा, क्या यह इस अस्पताल की नई डॉक्टर है? क्या मुझे उससे बात करने का मौका मिल सकता है? हम लेट आए हैं और हमने नहीं देखा कि उसने चेस्ट को कैसे ओपन किया, लेकिन इतने अच्छे से ऑपरेशन कंप्लीट करने का मतलब है उसकी मेडिकल स्किल मुझे भी ज़्यादा सुपीरियर होगी। मेरे पास भी कुछ सवाल है जो मुझे उससे पूछना है। न सिर्फ ऋषि हैरान हो गया है मगर रूम में खड़ा हर एक इंसान हैरान था। उस 19-20 साल की लड़की का ऑपरेशन तकनीक की तारीफ इतने बड़े बड़े हार्ट सर्जन कर रहे थे, इसका मतलब वह बिल्कुल सहा था। जो अनामिका कर रही थी उन चीज़ों को अचीव करना एक्सपेक्टेशन के बाहर था। एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो पक्का लगता है कि यह कोई 40-50 साल की एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल डॉक्टर है जिन्होंने एक यंग लड़की के गेटअप में खुद को छुपाया हुआ है। वह ऐसा कुछ कैसे अचीव कर सकती है? लेकिन देवांश का चेहरा अभी भी इमोशंसलेस था और उसकी भौहें आपस में सिकुड़ी हुई थी। लेकिन जब तान्या से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह फिर से बोली, भले ही उसने हार्ट स्पेशल के और हार्ट टिश्यूज को डैमेज नहीं किया है, लेकिन देवेंद्र जी पहले भी कोई सर्जरी से होकर गुजर चुके हैं, इसलिए एक आर्टिफिशियल हार्ट वैल्यू को टेक होल्ड करना काफ़ी मुश्किल होगा। यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करने से हिचकिचा रहे थे। तान्या, डॉक्टर विजय ने दांत पीसते हुए डिप आवाज में कहा। लेकिन उनकी बात को इग्नोर करते हुए तान्या आगे बोली, मैं बस सबको ये बता देना चाहती हूँ कि मिस्टर सिंघानिया के कई इंटरैक्टिव इन्फेक्शन है और एडिमा की टिश्यूज भी क्रिटिकल है, इसलिए सर्जरी काफ़ी डिफिकल्ट है। भले ही वास शटरिंग बिना किसी गलती की कर ले, लेकिन मिस्टर सिंघानिया के हार्ट को फिर से फंक्शन करना और रिकवर करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है और उन्हें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे। तान्या की आर्ग्यूमेंट करने वाले नेचर के बारे में डॉक्टर विजय जानते थे, इसलिए वह जल्दी से देवांश से बोले, सर वह यंग फीमेल डॉक्टर काफ़ी स्किल है, मुझे भरोसा है कि वह सिचुएशन हैंडल कर लेगी और उसके अलावा डॉक्टर राघव उसे असिस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर राघव भी डॉक्टर फैमिली से आते हैं और उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी हाई है। उनके ग्रैंडफादर विश्वनाथ मलिक है, वह डॉक्टर जिनका देश और दुनिया में बहुत नाम है। विश्वनाथ मलिक,
देवांश फाइनली समझ गया जो मेल असिस्टेंट अंदर उसे दिखाई दे रहा है वह विश्वनाथ मलिक का इकलौता पोता राघव है। विश्वनाथ जी को भी देवांश ने बाकी सारे डॉक्टर के साथ इनवाइट किया था, मगर ट्रैफिक जाम की वजह से वह टाइम पर पहुंच नहीं पाए। देवांश के इमोशनल चेहरे को देखते हुए डॉक्टर विजय बेचैन होने लगे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। जल्दी अनामिका ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिकल स्किल की मदद से सारे डॉक्टर को हैरान कर दिया और सर्जरी खत्म हो गई। देवेंद्र जी सच में जिंदा थे और बिल्कुल सेफ थे। अनु, क्या तुम सच में इंसान भी हो या नहीं? बाहर तो लोगों को छोड़ो, अंदर खड़ा राघव भी काफी शॉक में था। उसने जितना इमेजिन किया था उससे भी ज्यादा अनामिका इनक्रेडिबल थी। वह किसी भी वक्त सर्जरी को अपने हाथों में लेने के लिए या फिर सारा दोष अपने ऊपर रहने के लिए तैयार था, लेकिन शायद उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अनामिका की मेडिकल स्किल उससे भी बेहतर है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट को बाहर निकालो। अपने हाथ साफ करते हुए अनामिका ऑपरेशन रूम से बाहर निकली तो कई सारे डॉक्टर तालियां बजा रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। ये सब देखकर तान्या ने गुस्से में अपनी मुठियां बांध ली थी। उसकी नाखून उसकी स्क्रीन में घुस रहे थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की इतनी टैलेंट होगी। जल्दी ही देवेंद्र जी को स्ट्रक्चर पर ऑपरेशन रूम से बाहर लाया गया तो जल्दी से कई डॉक्टर उनके आसपास गए, ये कंफर्म करने के लिए कि देवेंद्र जी सांस ले रहे हैं या नहीं। सब लोग यहाँ से हट जाए, पेशेंट को आराम की जरूरत है। जब राघव को एहसास हुआ कि ऑपरेशन लगभग 2 घंटे से चल रहा था तो वह समझ लिया कि पक्का अनामिका थक गई होगी और दोपहर के 2 बजे गए थे, इसलिए उसे ये भी लगा कि अनामिका को भूख लगी होगी। वह सारे क्यूरोस डॉक्टर राघव का ऑर्डर सुनते ही वहां से चले गए तो वहां पर सिर्फ देवांश, उसका असिस्टेंट ऋषि, कुछ हॉट स्पेशलिस्ट जो देवांश के साथ आए थे और डॉक्टर विजय और बाकी कुछ डॉक्टर जो देवेंद्र जी का ऑपरेशन करने वाले थे वही बचे हुए थे। मैं देवेंद्र जी को उनके रूम में लेकर जाता हूँ, राघव अनामिका से बोला। मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। अनामिका ने हाँ में सर हिलाया और अपना मास्क उतारा जिससे उसका मेमोराइजिंग खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ गया। फैमिली कौन है उनकी? अनामिका ने सामने देखते हुए पूछा क्योंकि उसे और भी चीज डिस्कस करनी थी। उसके सवाल सुनते ही उससे कुछ 4-5 साल बड़ा एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह लड़का कम से कम 6 फीट का होगा और अनामिका से वह थोड़ा ज्यादा लंबा था क्योंकि अनामिका सिर्फ 5 फुट 6 इंच की थी। अनामिका ने सामने खड़े लड़के को देखा जो बहुत हैंडसम था और उसकी आंखें गहरी समुद्र की तरह थी। सर, बात यह है कि आपका दादाजी बहुत बीमार थे और मैं इस यंग लेडी से प्रॉमिस किया था कि अगर यह आपके दादाजी को बचा देती है तो रिवॉर्ड कोई इशू नहीं होगा। जब अनामिका ने फैमिली के बारे में पूछा तो डॉक्टर विजय तुरंत समझ गए और उन्होंने आकर जल्दी से कहा। देवांश ने अपने सामने खड़ी अनामिका को देखा, उसकी आंखों में कुछ इमोशंस दिखाई दिए और फिर उसने ऋषि की तरफ देखा, जिससे ऋषि तुरंत अपने बॉस का इशारा समझ गया और चेकबुक से एक ब्लैंक चेक निकाल कर देते हुए कहा, हमारे बिग बॉस को बचाने के लिए थैंक यू। ये सिर्फ हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन है, आप जो पसंद करें वह अमाउंट इसमें भर सकती है। अनाहिता ने अपनी क्लियर आंखें उठाकर देखा, उसकी आंखों में हैरानी दिखाई दे रही थी। कौन है यह मिस्टर सिंघानिया जो इतने दयालु है? वहीं आसपास के लोग अनामिका की तरफ हैरानी और जलन से देखे जा रहे थे। ब्लैंक चेक लेने का मतलब यह नहीं था कि उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मगर यह भी था कि उसने देवांश का भरोसा जीत लिया है, जिसके बदौलत फ्यूचर में उसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इस सिंपल भाषा में कहा जाए तो अनामिका ने जैकपॉट हिट किया था और उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला था। ठीक है, फिर तो मैं इसे ले लेती हूँ, अनामिका ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और उसने उस चेक को लेकर अपने पॉकेट के व्हाइट कोट में बिना कैसे हिचकिचाहट के रख लिया। मिस्टर, कल तक वेंटिलेटर पर जाएगा। जैसे ही अनामिका ने अपनी बात खत्म की वहां पर एक कोल्ड हंसी सुनाई दी जो साइड में खड़ी तान्या हंस रही थी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। चैप्टर 5 अनामिका अपने घर आई। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका लक्ष्मी दादी से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचती है और वहां देवेंद्र जी को खराब हालत में देखकर ऑपरेशन करने के लिए मान जाती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आगे तान्या की हंसी अनामिका ने भी नोटिस कर ली और कैजुअली एक आईब्रो उठाते हुए उसने पूछा, मिस तान्या, क्या ये टाइम नहीं है आपका प्रॉमिस पूरा करने का? तान्या जलने में और उसका मजाक उड़ाने में इतना बिजी थी कि वह भूल ही गई थी कि उसने अनामिका से क्या शर्त लगाई थी। देवांश ठीक उसके सामने खड़ा था, इसलिए किसी भी कीमत पर वह उसके सामने तो अपने आप को बेइज्जत नहीं होने देने वाली थी। बिल्कुल ही उसने दम होने का नाटक करना जारी किया, जैसे कुछ मालूम ही नहीं, और बोली, कौन सा प्रॉमिस? क्या मैंने कुछ कहा था? डॉक्टर तान्या, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं?
एक नर्स खुद को रोक नहीं पाए और बोली, आपने खुद कहा था कि अगर इन छोटी मैडम ने देवेंद्र जी को बचा लिया तो आप उनके सामने घुटनों पर बैठेगी और अपनी डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट भी छोड़ देंगी। रियली मैंने ऐसा कहा था? तान्या ने बहुत सफाई से मना करते हुए कहा, क्या कोई प्रूफ है? एक और डॉक्टर खुद को रोक नहीं पाया और बोले, आपने तो ऐसा कहा था, यहाँ खड़े खड़े इंसान ने सुना है। अगर आप घुटनों पर नहीं बैठना चाहती तो कम से कम माफी तो मांग लीजिए आपके बुरे बिहेवियर के लिए। आफ्टर ऑल तान्या ने अनामिका के साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैं क्यों माफी मांगूं? तान्या ने मासूम एक्सप्रेशन बनाए जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है हो। सब लोग गुस्से में तान्या को देख रहे थे। तभी अचानक अनामिका ने अपना राइट लेग उठाया और ठीक तान्या के घुटनों पर वार किया, जिससे वह धाम की आवाज के साथ घुटनों के बल बैठ गई। किसी को नहीं पता चला कि अनामिका ने कब ये किया। सब तान्या को नीचे जमीन पर बैठे हुए देख रहे थे। तुम तान्या अचानक गिरने की वजह से इतने दर्द में थी कि उसके होंठ कांप रहे थे और वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते लोगों की जान बचाना तुम्हारी ड्यूटी है। अनामिका की आंखें बहुत ठंड थी। तुम्हारी स्किल से तुम्हें लोगों की जान बचाने चाहिए, ना कि दूसरों की जान रिस्क में डालनी चाहिए। तुम तान्या गुस्से में कांप रही थी और बोली, बकवास मत करो मिस्टर सिंघानिया के सामने, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ किया या नहीं, या फिर तुम क्या करना चाहती थी, ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अनामिका बोली। ठीक उसी वक्त अस्पताल के दिन जिन्हें अभी अभी इन सब के बारे में खबर लगी थी, वह यहाँ पहुंचे। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपके दादाजी ठीक है? मैं अभी भी एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस आया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। वेट, यहाँ पर हो क्या रहा है? और डॉक्टर तान्या, आप घुटनों के बल क्यों बैठी हुई है? डायरेक्टर को देखते ही तान्या ने अपने आंखों से झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंसू उसे दर्द की वजह से भी निकल रहे थे जो उसके घुटनों में हो रहा था, और वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। अस्पताल के दिन तान्या को बहुत मानते थे और कई डॉक्टर के सामने उसकी तारीफ करते हैं और एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाते थे। जैसे ही वह अपने मगरमच्छ के आंसू से दिन को कुछ बोलने वाली, तभी उसने दिन की सरप्राइज आवाज सुनी, अनामिका तुम्हें यहाँ हो, और तुम सर्जिकल गाउन में क्यों हो? तुम वह लड़की तो नहीं जिसने अभी अभी मिस्टर सिंघानिया की सर्जरी की है? क्या तुमने की? मैंने रास्ते में आते वक्त सुना। क्या मिस्टर सिंघानिया ठीक है? उनकी बातें सुनकर सब लोग बहुत शॉक हो गए। न सिर्फ हॉस्पिटल के दिन अनामिका को जानते थे, मगर उनकी बातों से लग रहा था ताकि वह अनामिका की मेडिकल स्किल को काफी अच्छे से जानते भी हैं। जब दिन के सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया तो वह कंफ्यूज हो गई और उन्होंने पूछा, क्या हो रहा है अनामिका? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? डॉक्टर शर्मा, अनामिका ने उन्हें ग्रिड किया, कुछ ज्यादा नहीं, बस मैं नहीं चाहती कि डॉक्टर तान्या इस फील्ड में और रहे। डॉक्टर शर्मा ने पहले ही तान्या और फिर अनामिका की तरफ देखते हुए कहा, अनामिका, क्या इसने तुम्हें अपसेट करने के लिए कुछ किया? मैं अपसेट नहीं हूँ। अनामिका का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग था और वह बोली, यह पहली बार है जब मैंने सुना कि हार्ट फेलियर पेशेंट का जिसका पेनिकुलर लीक हो रहा है, उसे ठीक करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन और हॉट शूटिंग इंजेक्शन दिए जाते हो। इसका मतलब उस पेशेंट की जान लेना है सीधे सीधे। अगर ऐसी तरीका इस्तेमाल किया गया तो वह पेशेंट आधे घंटे के अंदर मर जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने तुरंत मुड़कर तान्या की तरफ देखा। अनामिका एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आपके हॉस्पिटल के डॉक्टर हायरिंग स्टैंडर्ड अब उतने ही नहीं रह गए हैं। तान्या, तुमने पेशेंट की सर्जरी क्यों नहीं की, बल्कि इस तरह का उल्टा रास्ता क्यों अपनाया? डॉक्टर शर्मा ने तुरंत पूछा। डॉक्टर शर्मा, उस टाइम पर मिस्टर सिंघानिया कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तान्या बोली। कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम बेहोशी के इंजेक्शन और हॉट शूटिंग मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम जानती हो कि ऐसा करने के बाद दुनिया के बेस्ट डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं पाते? तुम एक डॉक्टर हो, लेकिन तुम एक पेशेंट की जान लेने वाली थी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? डॉक्टर शर्मा बोले। लेकिन तान्या उनकी बातों का कोई जवाब देती उससे पहले ही वह डिसअपॉइंट होकर फिर बोले, तुम जा सकती हो, अब सिटी हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी। एक इंसान जिसे पेशेंट्स की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है, बस अपने करियर और जान को बचाना है, वह एक डॉक्टर होने के लायक ही नहीं है। डॉक्टर शर्मा नेशनल मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और उनके एक बार कह देने के बाद कभी भी तान्या इस फील्ड में काम नहीं कर पाएगी, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर, प्लीज मुझे दूसरा मौका दे दीजिए, तान्या रोते हुए बोली। तान्या जानती थी कि डॉक्टर शर्मा उसे देवांश के गुस्से से और आगे खड़ी होने वाली मुसीबत से बचने के लिए भगा रहे हैं, लेकिन वह यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। उसकी सैलरी काफी ज्यादा थी और कलीग भी उससे काफी अच्छे से बिहेव करते थे, उसका फ्यूचर भी काफी हाई था। अब सब कुछ अनामिका की वजह से खत्म होने वाला है।
अभी के अभी इसे लेकर जाओ, डॉक्टर शर्मा ने सिक्योरिटी से कहा और फिर देवांश से माफी मांगते हुए कहा, आई एम ट्रॉली सॉरी, मेरे होते हुए ऐसी चीज होती नहीं चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। किस्मत से अनामिका टाइम पर यहाँ आ गई और बड़ी गलती होने से उसने रोक दिया। तुम्हारा सरनेम क्या है? देवांश ने ध्यान से अनामिका की तरफ देखते हुए पूछा। अनामिका कपूर, अनामिका ने कॉन्फिडेंसली जवाब दिया। कपूर, ये वह सरनेम था जो उसकी दादी माँ अपनी शादी से पहले इस्तेमाल करती थी और उन्होंने बचपन में ही अनामिका को अपना सरनेम दे दिया था, इसलिए अनामिका कभी भी मेहता सरनेम नहीं इस्तेमाल करती थी। मुझे अपना नंबर दो, देवांश ने अपना फोन आगे करते हुए कहा। अनामिका उसकी बातों का मतलब समझ गई। अब जब उसने ब्लैंक चेक लिया है तो आगे देवेंद्र सिंघानिया के साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगी। उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेना फ्यूचर कन्वर्सेशन के लिए आसान होगा। अनामिका ने उसका फोन लिया और अपनी पतली उंगलियों से जल्दी एक नंबर टाइप कर दिया और फिर अपनी चमकती हुई और आंखों और ग्लोइंग फेस के साथ उसे देखा और उसका फोन उसे वापस देते हुए बोली, आपके दादाजी की कई सारी चेस्ट सर्जरी हुई है, इसीलिए शुरू में उन्हें शायद थोड़ी दर्द भी होगी और हीलिंग प्रोसेस थोड़ा टफ भी होगा और ज़्यादा सिलेक्टिव और दवाइयों की वजह से उनके पैर भी थोड़े फूल सकते हैं और दर्द कर सकते हैं। ये सब हीलिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। वह नहीं चाहती थी कि कोई कुछ भी होने के बाद उसे ब्लेम करे। देवांश ने इंटेंशनली अपने सामने खड़ी लड़की का चेहरा देखा और सख्त आवाज में पूछा, और हम उनका दर्द कैसे कम करेंगे? अनामिका ने उसके पीछे खड़े 7-8 कार्डियोलॉजिस्ट को देखा और बोली, यह बहुत छोटे मोटे इश्यू है, ये लोग हैंडल कर लेंगे। डॉक्टर शर्मा, अगर कुछ और काम नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। ओके, डॉक्टर शर्मा बोले। डॉक्टर सर्जिकल गाउन चेंज करने के बाद अनामिका ने कैप पहनी और अपना छोटा सा बैकपैक लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। अनामिका, राघव ने उसे लंबे से हॉस्पिटल की कॉरिडोर में रोकते हुए कहा, क्या तुम्हारा राइट हैंड ठीक है? मैं कब से इस सवाल पूछने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे राइट हैंड को हुआ क्या है? और आज तुम क्यों अपने लेफ्ट हाथ से ऑपरेशन कर रही थी? अगर राइट हैंड को कुछ हुआ नहीं होता तो वह लेफ्ट हाथ से ऑपरेशन क्यों करती? मैं ठीक हूँ, अनामिका ने अपने हल्का दर्द कर रहा हाथ मूव किया और बिना किसी एक्सप्रेशन की बोली, बस मैंने कल किसी को पंच कर दिया था बहुत हार्ड, जिसकी वजह से अभी थोड़ा दर्द है। राघव ने उसे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ देखा और बोला, तो तुम एक फाइटर भी हो? किस तरह की लड़की है ये? वह आसानी से कितनी भी मुश्किल से मुश्किल और रेयर दवाएं लेकर आ जाती है, सर्जरी करती है और लोगों को पंच भी करती है। वैसे तुम अपना कौन सा हाथ यूजुअली इस्तेमाल करती हो? लेफ्ट और राइट दोनों? और सर्जरी करते वक्त कौन से इस्तेमाल करती हो? राघव जानने के लिए काफी क्यूरोस था। मैं दोनों इस्तेमाल कर सकती हूँ और दोनों करती हूँ, अनामिका बोली। क्या तुम इंसान भी हो? राघव काफी शौक में था। ठीक उसी वक्त एक 70-75 साल के इंसान वहां दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आए, साइड हटो, साइड हो जाओ। अनामिका की आंखें ब्राइट और क्लियर थी और सामने वाले इंसान को देखकर वह थोड़ी हैरान हो गई। विश्वनाथ दादाजी आप? अनामिका, क्या मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें भी उनके दादाजी की सर्जरी करने के लिए बुलाया है? क्या तुम मुझे अपना असिस्टेंट बनने का मौका दोगी? विश्वनाथ जी ने पूछा। मैंने ऑलरेडी काम खत्म कर दिया है, अनामिका बोली। वोट ऑलरेडी खत्म हो गया? विश्वनाथ जी ने पूछा। उन्होंने रास्ते में आते वक्त काफी ट्रैफिक जाम मिल गया था और वह भागते दौड़ते यहाँ पहुंचे तो सर्जरी ऑलरेडी खत्म हो गई थी। क्या तुमने अकेले किया? विश्वनाथ जी ने हाफते हुए पूछा। मैं और ये? विश्वनाथ जी ने अनामिका के हाथों का इशारा देखा और उसके बगल में खड़े लड़के को देखकर हैरानी से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादू, राघव ने हेल्पलेसली जवाब दिया, मैं यहाँ काम करता हूँ। उसके दादू वह कहाँ काम करता है ये भी भूल गए थे, लेकिन हमेशा एरोगेंट रहने वाले उसके दादाजी वह इस छोटी सी लड़की के सामने काफी पॉलिटिकली बिहेव कर रहे थे और उसकी चापलूसी भी कर रहे थे। राघव शौक था, कौन है अनामिका? उसकी रिमार्केबल मेडिकल स्किल के अलावा कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जो उसके दादाजी भी अनामिका से रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं? बच्चे, अनु का असिस्टेंट बनना तुम्हारी खुशकिस्मती थी, विश्वनाथ जी बोले। एक असिस्टेंट, उसकी खुशकिस्मती? क्या उसके दादाजी पागल हो गए हैं? माना कि अनामिका बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन वह भी तो कुछ कम नहीं है। क्या तुमने रूम नंबर 301 में अनामिका की दादी को देखा? विश्वनाथ जी ने कैजुअली पूछा। मैं उन्हें रोज देखने जाता हूँ, राघव बोला, और वह ये भी बोलना चाहता था कि मैं बिजी भी रहता हूँ। वह 24 घंटे अनामिका की दादी में के आसपास नहीं रह सकता था। तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है, क्या तुम सचमुच नहीं जानते? अनु, 1 मिनट रुको, मैं बस इसे 2 मिनट में सबक सिखाता हूँ।
इतना कहकर विश्वनाथ जी ने राघव के कंधे पर पंच करते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हूँ? दादू, ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर शोर करना मना है, राघव बोला और वहां से भागने लगा। भगाना बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? मैं अभी भी 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, विश्वनाथ जी बोले। राघव के पीछे भागने लगे। मिष्का ने उन दोनों को देखकर हेल्पलेसली अपना सर हिलाया और अस्पताल से बाहर चली गई। आधे घंटे बाद लग्जरियस रोल्स रॉयस एक बड़े से वाला के सामने रुकी और फिर एक हर रास्ते से होते हुए अंदर जाने लगी। एक कपल गेट पर इंतजार कर रहा था और अपने सामने से आई हुई खराब गाड़ी को देखकर उन्होंने एक दूसरे को हैरानी से देखा। हो क्या रहा है? श्रवण ओबरॉय ने सबसे पहले पूछा। उनकी गाड़ी की हालत कैसे हुई और उनकी प्यारी बेटी कहाँ है? क्या वह ठीक है? जैसे ही ड्राइवर महेश बाहर आया, उसे देखकर सीता जी भी शॉक हो गई और उन्होंने बैक सीट की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, महेश, तुम्हारा चश्मा, तुम्हारे कपड़े, क्या रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था? अनामिका कहाँ है? क्या वह ठीक है? वह कपल जल्दी से जाकर बैक सीट पर देखने लगे। मिस, बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ से जाते वक्त ही एक ट्रक से टकरा गया था, महेश ने जल्दी से एक्सप्लेन किया और रिस्पेक्टफुली दरवाजा खोलते हुए बोला, मिस, हम घर आ गए हैं। अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर आसपास का नजारा देखा। सीता जी अपने वक्त में किसी फिल्म स्टार से भी ज्यादा खूबसूरत थी और अभी 50 की उम्र में भी उनका ऑरा उतना ही जेंटल और डिग्निफाइड था। जैसे ही उन्होंने अनामिका को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अनु हो, मेरी प्यारी गुड़िया। अनामिका गाड़ी से बाहर आई थी, तभी सीता जी ने उसे गले लगा लिया। मैं फाइनली तुम्हें मिल रही हूँ। अचानक किसी के ऐसे गले लगाने से अनामिका थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई, क्योंकि उसे ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। मुझे देखना तो दो। सीता जी ने ध्यान से अनामिका का चेहरा देखा। उसके सामने खड़ी मासूम सी लड़की को काफी अच्छे फीचर्स और डेलिकेट स्किन थी। उन्होंने पहले प्यार से अपनी आंखों में आंसू लेकर पूछा, कितने सालों तक मेहता परिवार के साथ कैसे रही तुम? मैं ठीक थी, अनामिका बोली। 2 सिंपल शब्द सुनते ही सीता जी के आंखों से फिर से आंसू आ गए। उनकी बेटी इतने साल तक ठीक थी, यही उनके लिए काफी था। हमारी बेटी घर आ गई है, हमें खुश होना चाहिए। इस बार बोलने वाले इंसान श्रवण जी थे, जिनकी आंखें भी हल्की लाल थी। चलो अंदर लेकर चले इसे, वह थकी हुई होगी। हाँ अनु, अंदर चलो। सीता जी ने अनामिका के हाथों से बैकपैक लिया और उसे श्रवण जी को दे दिया। श्रवण जी ने वह बैग लिया जिस पर किसी भी बड़े ब्रांड का लोगो नहीं था और फिर अनामिका के कपड़े देखे। उन्हें अपने दिल में काफी दर्द महसूस हुआ। उनकी बेटी 18 साल तक बाहर रही है। वह 18-19 साल की एक यंग लड़की है, मगर फिर भी उसने इतनी सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं और सिंपल सा बैग लिया है। अनु, आज से ये तुम्हारा घर है। सीता जी अनामिका को अपने साथ लेकर विला के अंदर की गार्डन में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल और प्लांट से और स्लीपिंग फायर लोट्स और जूलियट रोजेस, जो काफी महंगे माने जाते थे, वह जगह दिखाई दे रहे थे। 30 सर्वेंट गार्डन के बीच खड़े थे, जिनमें हाउस कीपर्स, ड्राइवर, सेफ, गार्डनर, मेड और बॉडीगार्ड थे। अनामिका को देखते ही उन्होंने एक साथ जोकर उसे ग्रेट किया, वेलकम होम मिस। अनामिका सीता जी के साथ ब्यूटीफुल फेरी टेल जैसे गार्डन से होते हुए बड़े से विला के मेल हॉल में पहुंची, जहां हर तरफ महंगी पेंटिंग्स और एटीक देखे जा सकते थे। क्या उसकी फैमिली गरीब नहीं है? अनामिका की नज़र एक पेंटिंग पर गई जो कुछ समय पहले ही ऑक्शन में थी, रिटर्न ऑफ किंग्स। इस पेंटिंग की कीमत 30 करोड़ रुपए थी और यह 500 साल पहले की एक पेटर की मास्टरपीस थी। अनामिका बता सकती थी कि यह असली और बिल्कुल ऑथेंटिक है। जब सीता जी ने देखा कि अनामिका किस तरफ देख रही है, तो उन्हें बात करने का एक टॉपिक मिल गया और उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अनु, क्या वह पेंटिंग तुम्हें पसंद आई? घर में इतने सारे एंटीक और महंगे सामाने को देखकर वह हैरान हो गई थी, लेकिन उसे बस लग रहा था कि रिटर्न ऑफ किंग्स जैसी आर्टिस्टिक पेंटिंग इन मॉडर्न प्रिंटिंग के बीच में आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। अनु, क्या तुम्हें नहीं पसंद आई? क्या मैं किसी से कहकर पेंटिंग नीचे करवा दो? श्रवण जी जल्दी से आकर बोले और उन्होंने एक बटलर को ऑर्डर भी दे दिया। मगर वह बटलर थोड़ा हिचकिचा रहा था। ये पेंटिंग रिटर्न ऑफ किंग्स कहलाती है और जो एक रियल और प्रेशियस आर्ट पीस है, लेकिन उसके बॉस सचमुच ये पेंटिंग निकलवा देना चाहते हैं, सिर्फ उनकी नई आई हुई बेटी की वजह से। और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पेंटिंग उनके दूसरे मिस नताशा की फेवरेट थी। अनामिका ने उसे बटलर की आंखों में थोड़ा गुस्सा देख लिया, जो उसी के लिए था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने कैजुअली अपने पेरेंट्स को सजेशन दिया, आप इस पेंटिंग को अंदर के रूम में लगा सकते हैं। अनामिका की नज़र थोड़ी दूर पर एक टी रूम में थी, जहां पर सेम आर्टिस्ट के कई सारे और पेंटिंग्स लगाए गए थे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट के जो फैशन और एलिगेंट स्टाइल के नेटवर्क से उसे लॉन्च को सजाया गया था। मगर यह सुनकर उसे बटलर को और गुस्सा आया।
इस तरह की कीमती पेंटिंग बाहर लगनी चाहिए ताकि लोग इसे देखकर उनके बॉस की अमीरी की अंदाजा लगा सके और उसकी तारीफ कर सके। लगता है यह नई आई हुई लड़की गांव की गवार है जिसे इस तरह की महंगी पेंटिंग की कोई वैल्यू भी नहीं है। मुझे लगता है ये काफी अच्छा आइडिया है, उस पेंटिंग को इस रूम में लगाना चाहिए। सीता जी ने सबसे पहले अपनी बेटी का सपोर्ट करते हुए कहा, मेरी बेटी का टेस्ट बहुत अच्छा है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।